Good morning, good evening, good afternoon. As I don't know the time at which you are watching this video, hope you are studying well. अगर नहीं तो बेटा पढ़ना शुरू करें, पूरी मेहनत करें, बहुत सारी नजरें अच्छे रिजल्ट का इंतजार कर रही होंगी आपके। जो ये रिजल्ट आने वाला है इससे खाली आप ही की नहीं, आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग जितने भी कनेक्टेड हैं उन सबकी लाइफ पे इम्पैक्ट जाएगा। बहुत सारे लोग अच्छे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग पूरी मेहनत करिए ताकि आप कामयाब हो पाए, और सबसे ज्यादा मजा तो आप ही को आने वाला है। तो लगे रहें। तो नीट की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो पूरी मेहनत करें ताकि आप कामयाब हो। चलिए तो बेटा मैं आपके सामने हूं आज नीट पैटर्न फुल सिलेबस टेस्ट फिजिक्स का सॉल्यूशन लेके, जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन भी साथ में प्रोजेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारे सामने पहला क्वेश्चन। बेटा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको कभी लगे कि आप क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं पूरे तरीके से, आप स्क्रीन को पॉज करें और आप क्वेश्चन देखें और फिर मैं आगे डिटेल बताता हूं। तो बेटा देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें जब स्विच S1 को क्लोज करें तो वोल्ट मीटर की रीडिंग V1 आ रही है, जब खाली S2 को क्लोज करें तो रीडिंग V2 आ रही है, जब दोनों को क्लोज करें तो रीडिंग V3 आ रही है। ऑप्शंस इस तरीके से हैं कि V1, V2, V3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आइए मैं आपके सामने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। बेटा जब खाली S1 को क्लोज कर रहे हैं तो ये जो रेजिस्टर बन जा रहा है एक्चुअली में वो ये 3R बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? 3R। और जब मैं खाली इसको क्लोज करूंगा S2 को, तो रेजिस्टर जो आ रहा है जिसके अक्रॉस ये वोल्टेज मेजर करेगा दैट इज 6R। और जब दोनों को क्लोज करूंगा तो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन मेरे को पैरेलल मेरे को क्या देता है? इक्विवेलेंट 2R। 6 और 3 का मेरे को क्या मिल जाएगा? 2R, है ना। 6 इंटू 3/6 प्लस 3 आप करके R1 R2/R1 प्लस R2 से आप निकाल सकते हैं। जब पैरेलल में होते हैं तो रिलेशन होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है बेटा, तो यहां से आप बहुत इजीली 6 और 6/2 का 6/3 भी होता है डायरेक्टली, कुछ लोगों को फॉर्मूला याद रहता है, ये आता है 2R। अब बेटा मैं आपसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कब रीडिंग ज्यादा आएगी और कब रीडिंग कम आएगी। बेटा देखो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अगर मेरे पास मान लो दो ही बेसिकली रजिस्टर है, एक R है और एक सपोज करो X है। बेटा कब मेरे को रीडिंग ज्यादा मिलेगी X के अक्रॉस? बेटा जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है ना, पोटेंशियल ड्रॉप इससे टू इसमें क्या रेशियो क्या आएगा? IR इसमें आएगा पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें IX आएगा। तो बेटा रेशियो क्या आएगा? बेटा V2/V1 का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो बेटा मेरे को क्या मिल जाएगा? रेशियो X/R। क्या मिल जाएगा बेटा मेरे को? रेशियो X/R। क्यों? क्योंकि IR होता है पोटेंशियल ड्रॉप, I कॉमन है, I दोनों में कॉमन है, बहुत आराम से कट जाएगा बेटा, IX/IR आ जाएगा। ये पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो आ गया। अब बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं जैसे जैसे X बढ़ेगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस X बढ़ेगा। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मेरे पास मेरे दो बच्चे हैं और मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे को उनमें बांटने हैं। अगर मैं 1:1 के रेशियो में बांटूंगा तो बेटा कैसे कैसे बांटने पड़ेंगे? 5 और 5। पर सपोज करो कि मैं इधर वाले बच्चे को, A वाले बच्चे को मैं 2:1, इसको 2 देता हूं, इसको 1, 2:1 में बांटता हूं, तो कैसे बटेंगे बेटा? 6.666 और 3.333। अच्छा अगर मैं 3:1 में बांटता हूं तो कैसे बटेंगे? 7.5 और 2.5। टोटल तो 10 ही है ना बेटा। तो रेशियो अगर मैं बढ़ा रहा हूं, 4:1 बांटूंगा तो 2 और 8, 2 और इधर कितने मिलेंगे? 8। तो बेटा जैसे जैसे मैं रेशियो बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? पैसे किसको ज्यादा मिलेंगे? जिसके पास रेशियो ज्यादा वाला आ रहा है। तो बेटा X/R के रेशियो में पोटेंशियल ड्रॉप आना है। जैसे जैसे मैं X को बढ़ाऊंगा, मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं ऑप्शन में, वो क्या क्या है? 2R, 3R और 6R। तो सबसे कम रीडिंग आएगी जब दोनों को मैं क्लोज करूंगा, तभी तो बनेगा 2R। और जब मैं 3R वाले को खाली क्लोज करूंगा तो रीडिंग थोड़ी सी ज्यादा आएगी, V1 थोड़ा सा ज्यादा आएगा। और जब मैं 6R वाले को खाली क्लोज करूंगा तो रीडिंग सबसे ज्यादा आएगी। तो रीडिंग सबसे ज्यादा आएगी। तो रीडिंग विल बी मैक्सिमम व्हेन ओनली S2 इज क्लोज्ड। रीडिंग विल बी मिनिमम व्हेन बोथ आर क्लोज्ड, क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा। सबसे कम रेजिस्टेंस तो सबसे कम पोटेंशियल ड्रॉप, सबसे कम रेजिस्टेंस तो सबसे कम पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर ये एडियाबैटिक प्रोसेस का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस मेरे हिसाब से हम सब लोग जानते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है बेटा जिसमें ना हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं ना सिस्टम से ले रहे हैं। बेटा मेरे को पूछा गया है, मेरे को कहा गया है 100 जूल से इंटरनल एनर्जी कम हुई है, तो बताओ गैस ने वर्क कितना किया होगा?
बेटा अगर मान लो मैं बैंक से कनेक्टेड नहीं हूं, है ना, मेरे को बैंक अभी पैसे नहीं दे रहा है, मान लो कोरोना का टाइम है, मेरे को बैंक पैसे नहीं दे रहा, मान लो एटीएम से भी पैसे नहीं निकल रहे हैं, मेरे पास घर में कुछ कैश है, मैंने अगर 200 रुपए खर्च किए, इसका मतलब मेरे अपने पैसे जो मेरे पास कैश है वो 200 से कम हो जाएगा, है ना। यही तो बेटा एडियाबैटिक का, कोई हीट नहीं दे रहा, जितना वर्क करेगा उतनी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। और बेटा Q 0 है तो W क्या होगा बेटा, माइनस डेल्टा यू, है ना। मैथमेटिकली ऐसे और डायरेक्टली भी हम समझ सकते थे, और ये मैंने मैथमेटिकली भी आपके सामने प्रूव कर दिया। जितनी इंटरनल एनर्जी घटेगी उतना ही गैस वर्क करेगी। इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, मैं अभी 4 परोठे खा के आया हूं, है ना। एक परोठे से मेरे को 100 जूल की एनर्जी मिलती है, तो 4 परोठे से कितनी मिलेगी बेटा, 400 जूल, है ना। अब मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड करके जा रहा हूं, मैं बीच में कुछ नहीं खा रहा हूं, मेरे पास जब मैं वापस घर पहुंचा तो 200 जूल बची। इसका मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करने में, सॉल्यूशन को रिकॉर्ड करने में 200 जूल खर्च हो गई, है ना बेटा। तो बेटा मैं आपको केवल और केवल ये बताना चाह रहा था, 200 जूल एनर्जी का खर्चा आ गया। कब बेटा 200 जूल एनर्जी का खर्चा आया है, जब मैं 400 लेके आया था, 200 वापस लेके गया, तो 200 जो डिक्रीज आया वही मैंने वर्क किया। आप मेरी बात समझ रहे हैं। एडियाबैटिक में भी तो यही, कोई एनर्जी अब दे नहीं रहा है, अब वो अपनी एनर्जी खर्च करके वर्क कर रहा है। तो बेटा अगर कोई कह रहा है कि 200 जो इंटरनल एनर्जी है वो 100 से कम हुई, सॉरी कितने से कम हुई, 100 से, तो इसका मतलब क्या है, गैस ने कितना वर्क किया होगा बेटा, 100। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपके सामने हूं बेटा, वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर्स में बेटा कह रखा है जो मेन स्केल है उसमें एक डिवीजन 1 mm है ना, और 8 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ऐसा दे रखा है। कह रखा है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 8 मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट बतानी है। आइए मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी क्लियर करता हूं। ये बहुत ही खूबसूरत, मैंने देखिए वर्नियर कैलिपर्स ड्रॉ कर दिया आपके सामने, है ना। तो बेटा मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, हालांकि मजाक है, आप मेरी राइटिंग देख ही रहे होंगे, तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा ये बहुत खूबसूरत वर्नियर कैलिपर्स है ना। यहां ये बिल्कुल नॉर्मल वाला वर्नियर कैलिपर्स है। लीस्ट काउंट का बेटा मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। ये मैंने सबसे कम मेजर करके, देख रहे थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है वर्नियर कैलिपर्स का, मैं जूम करके दिखाऊंगा इसको आपको। ये थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, ये कितना मेजर कर रहा है बेटा, ये है मेन स्केल डिवीजन पीला वाला, ये है वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये कितना होगा बेटा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आप समझ पा रहे हैं। सोचो अगर मैं इसको इससे कोइंसाइड करवाता तो बेटा मेरे को और कितना खिसकाना पड़ेगा, ये फिर से 1 मेन स्केल डिवीजन, ये फिर से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जब ये इससे कोइंसाइड करेगा तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन और खिसक जाएगा, दैट इज उसकी रीडिंग आ जाएगी ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं ये बंद वाला वर्नियर कैलिपर्स है, ये पूरा भी बंद है, ठीक है, ये भी बंद है, इसका मुंह बिल्कुल बंद है, अभी ये 0 मेजर कर रहा है, ठीक है। अब बेटा ये देखो मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, ये ट्वाइस ऑफ मेन स्केल, ये ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल, जब ये से कोइंसाइड कर जाएगा तो ये वर्नियर स्केल कितना खिसका होगा, ट्वाइस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस ट्वाइस ऑफ वर्नियर स्केल। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अभी बेटा मैं लीस्ट काउंट की बात करना चाह रहा हूं। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, तो बेटा मिनिमम मेजर करने का मतलब है जब पहला वाला कोइंसाइड कर गया, बहुत ही मिनिमम सा खोला है, बहुत छोटा सा मुंह खोला है, और ये कितना होगा 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। तो बेटा लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, एंड दिस वाज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, ओके। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 8 मेन स्केल डिवीजन है, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm, तो ये हो गया 8 mm, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या देगा 8 by 10 mm, दैट इज 0.8 mm। तो बेटा लीस्ट काउंट क्या होती है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज 0.2 mm, है ना। तो बेटा ये आ गई आपके पास लीस्ट काउंट, ये आपके पास क्या आ गई है बच्चों, लीस्ट काउंट आ गई है 0.2 mm। सेंटीमीटर में बतानी तो अपॉन 10 कर लेंगे, है ना, तो 0.02 सेंटीमीटर, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा, पोलराइजेशन क्या प्रूव करता है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, है ना, और क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर या ट्रांसवर्स वेव नेचर।
बेटा पोलराइजेशन इज प्रॉपर्टी ओनली ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव को ही हम कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हम अगर जाने दे रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला ऑसिलेशन खाली रह जाएगा। बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा, पार्टिकल नेचर या क्वांटम नेचर ये तो मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक से मालूम चलता है। ये मेरे को किससे मालूम चलता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर, है ना बेटा। तो बेटा यहां पर ये मेरे को पक्का मालूम चल चुका है कि इट कैन नॉट बी मतलब क्वांटम नेचर से मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को क्वांटम नेचर से मतलब जो पोलराइजेशन है उससे क्वांटम नेचर नहीं प्रूव हो रहा है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट ये तो बेटा न्यूटन ने दी थी, है ना, कि भाई मतलब सबसे पहले जिन्होंने एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन न्यूटन थे, है ना। हालांकि वो थ्योरी बड़े टाइम पहले गलत प्रूव हो चुकी थी, उससे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। पहली बात तो उन्होंने बोली कि जो लाइट के पार्टिकल्स आते हैं ना बेटा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो जाके स्ट्राइक करते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, उतने ही एंगल पे चले जाते हैं, I इक्वल टू आर। और दूसरा उन्होंने कहा रिफ्रैक्शन के दौरान लाइट जो होती है नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। बेटा वो कैसे पता, वो उन्होंने क्या समझाया था? उन्होंने कहा लाइट के पार्टिकल्स आते हैं, ये वाटर सरफेस है, वाटर के पार्टिकल्स उसको अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए बेंड कर जाती है। ये बेटा थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, पर ये तो गलत ही थी, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, है ना। तो बेटा बस मैंने आपको ये बताया, क्योंकि मतलब अगर अट्रैक्ट करते तो लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी पानी में, पर वो कम होती है, इसलिए न्यूटन की थ्योरी तो गलत प्रूव हो चुकी थी। ठीक है, तो एक्चुअली पोलराइजेशन से क्या प्रूव होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, आइए अब ये आपके सामने है बेटा। ये कह रहे हैं अगर हम मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होती। बिल्कुल सही बात है, हमको अच्छे से मालूम है ये बात। आइए मैं आपको समझा भी देता हूं, पर बेटा इससे कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो ये है साइज ऑफ इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटा इमेज का साइज तो वही का वही रहेगा। अगर आप मिरर को टर्न कर देंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि जितने बड़े आप हैं उससे बड़ी इमेज बन जाएगी। इमेज का साइज तो वही रहता है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है बेटा वो सेम साइज की होती है हमेशा। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है दैट इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज। उसमें मैग्निफिकेशन हमेशा 1 ही होता है, मैग्निफिकेशन हमेशा 1 ही होता है। अगर आप मिरर को रोटेट करते हैं और अगर इमेज बड़ी हो जाए तो बेटा तुरंत हाथ में चप्पल लो और दौड़ो। ठीक है बेटा, आप थोड़ा सा हंस सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और बेटा ये जो कह रखा है थीटा से हमने मिरर को रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो रही है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। आइए मैं फिर भी आपको समझा देता हूं। बेटा ये इंसिडेंट रे है, मैं थोड़ा सा दूर बना रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे, सपोज यहां बना दूं ताकि वो मतलब फिगर पूरा हौच पौच ना हो जाए। अब सोचो अगर मैं इसको थीटा से रोटेट कर दूं, ठीक है बेटा, तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आएगा बेटा? वो भी थीटा आएगा। दैट इज रिफ्लेक्टेड रे इधर से इधर भागे 2 थीटा घूम गए। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको यह समझाया कि अगर मिरर को थीटा से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हो जाती है बेटा? 2 थीटा से। आइए मैं आपके सामने चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा ये कह रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटा वो सैटेलाइट होती है जो अर्थ की रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होता है, जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, जो अर्थ के साथ साथ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटोरियल प्लेन में, है ना। हालांकि इतनी सारी बातों की यहां पे जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ ही बता दी। 24 आवर्स होता है टाइम पीरियड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। कितना होता है बेटा टाइम पीरियड? 24 आवर्स। सोचो ना, जो हमारे रिस्पेक्ट में स्टेशनरी वो हमारे साथ साथ ही तो चलेगी यार, है ना। अब बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है कितना? 24 आवर्स। कह रहे हैं हमने अगर आर को डबल कर दिया, उसके डिस्टेंस को डबल कर दिया, सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दें, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? t² प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये बच्चा जानता है केपलर का तीसरा नियम, केपलर्स थर्ड लॉ। t² प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, t प्रोपोर्शनल टू r टू दी पावर 3/2। r को डबल करेंगे तो बेटा 2 की पावर 3/2 टाइम्स हो जाएगा। अगर r को डबल करेंगे, इफ r is double, time period will become 2√2 times, that is 2 की पावर 3/2 times, that is 24 का 2√2 times will be 48√2 times, that is it will be 48√2 times। मेरे को लगता है शायद मैं आपको समझा पाया, है ना बेटा। अब ये कहां से आया था t² प्रोपोर्शनल टू r क्यूब? बेटा इसको प्रूव करने के लिए आप बहुत सिंपल ये मान सकते हैं, जैसे मान लो ये धरती माता है ना, आप नमस्कार कर सकते हैं, प्रणाम कर लीजिए, धरती माता की जय हो, है ना। अब यहाँ पे r रेडियस पे मान लो ये एक सैटेलाइट घूम रही है बेटा। जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होता है बेटा? 2πr/v। 2πr घूमना है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है v स्पीड से, तो टाइम पीरियड होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 2πr/v।
और v क्या होता है बेटा अंडर रूट जी एम ई बाय आर। v क्या होता है बेटा अंडर रूट जी एम ई बाय आर, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा t विल बी 2 पाई r अपॉन अंडर रूट जी एम ई बाय आर था, तो वो अंडर रूट आर को ऊपर ले जाऊंगा तो पावर 3/2। तो t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 दैट इज t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब आ जाएगा। बेटा मैंने आपको बस ये बताया कि t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब कहां से आता है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहां पर बेटा क्वेश्चन क्या था, यहां पर क्वेश्चन था टाइम पीरियड है 24 आवर्स, हमने रेडियस को डबल कर दिया। रेडियस को डबल करने से बेटा क्या होता है बताएंगे, रेडियस को डबल करने से टाइम पीरियड 2 की पावर 3/2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 2√2 टाइम्स हो जाएगा। दैट इज कितना हो जाएगा बच्चों 2√2 टाइम्स। आप साथ साथ में बोलते रहेंगे जैसे क्लास चल रही है, ताकि आप कनेक्टेड रहे एंड टेक अ पेन in your hand and paper in front of you so that you can write each and everything I'm telling you, है ना। then only the lecture will be beneficial, otherwise it will be just waste of time. So we are on the 7th question. thickness of depletion layer is of the order of, बेटा ये तो factual question है, जो depletion layer होती है pn junction diode में वो माइक्रॉन्स में होती है। वो किस में होती है बेटा माइक्रॉन में। तो ये factual question था, इसमें कुछ explanation की requirement नहीं है। आइए अगले question पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हॉलो सिलेंडर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसा होगा। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हॉलो सिलेंडर जो होता है उसके अंदर फील्ड 0 होती है। हॉलो सिलेंडर के अंदर फील्ड 0 होती है और बाहर होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। बाहर क्या होती है बेटा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। हॉलो सिलेंडर के अंदर फील्ड 0 होती है, बाहर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब पहला ऑप्शन बेटा क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन दिखा रहा है कि अंदर 0 है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अंदर कांस्टेंट है, 0 नहीं है, ये गलत है। हॉलो सिलेंडर में अंदर क्या होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, इट इज 0, है ना। तीसरा ऑप्शन बेटा कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ऐसा तो सॉलिड सिलेंडर में होता है, म्यू नॉट जे आर बाय 2 अंदर जो फील्ड होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, है ना। तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। आइए आगे चलेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ही भयानक क्वेश्चन आपके सामने है। आरसी सर्किट के इंपीडेंस की बात कर रहे हैं तो बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। बेटा एलसीआर सर्किट में क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। यहां आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। एक्सी इज 1 बाय ओमेगा सी वेयर ओमेगा इज 2 पाई एफ। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए आगे चलेंगे। ये बेटा 2 टेम्परेचर स्केल गिवन है, आप एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे। मैं पानी पीता हूं। बेटा जैसे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में भी ऐसा रिलेशन होता है, आप जानते हैं कुछ कुछ, है ना। एक्चुअली ये वैसा ही एक बस स्केल गिवन है, एक ए स्केल है एक बी स्केल है। कह रहे कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें मतलब दोनों के दोनों को कौन सा टेम्परेचर होगा जिसको दोनों सेम बताएंगे, है ना। जैसे मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन कहते हैं। हालांकि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं होता जिसमें सेम होता है, क्योंकि केल्विन 273 आगे होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में भी सेम आता है। तो बेटा इसमें और इसमें सेम कहां पे आएगा, है ना। मैं बताऊं टी पे आएगा। कब आएगा बेटा टी पे आएगा, ठीक है। तो आप मान लेंगे लेट द टेम्परेचर बी टी। अब दोनों में टी पुट कर लीजिए आप, है ना। यहाँ पे टी माइनस 42 बाई 110, टी माइनस 72 बाई 220, है ना। ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t माइनस 84 बराबर t माइनस 72। t आ गया 12। t कितना आ गया बच्चों 12। t कितना आ गया बच्चों 12। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है। आप चाहें तो लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके। मैं आपको डायरेक्टली पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन ये है बेटा, एक स्फीयर है B, एक स्फीयर है C और एक स्फीयर है A। बेटा B पे जो चार्ज है वो Q है, C पे जो चार्ज है वो Q है, A पे जो बेटा चार्ज है वो 0 है, A न्यूट्रल है, A पे 0 चार्ज है ना बेटा। अब बेटा मेरे को कहा गया है हमने क्या किया, A और B को टच किया, सब बराबर रेडियस के, तो बेटा क्या होगा चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q/2 Q/2। फिर हमने क्या किया, A को उठा के C से टच किया, ये दिखा रखा है। अब क्या हो जाएगा Q और Q/2, टोटल कितना हो गया 3Q/2। फिर से आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3Q/4 और 3Q/4। और ये कितना है बेटा, B पे तो Q/2 हो ही चुका था। अब पूछ रहे B और C में अब फोर्स कितना हो जाएगा। पहले B और C में फोर्स F था, अब कितना हो गया, पहले और B और C में जो फोर्स था दैट वाज 1/4πε0 Q/r²। अब कितना हो गया बेटा, अब B और C में जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा Q/2 इंटू 3Q/4।
q by 1/4 q by 2 into 3q by 4 upon r square, तो 3/4 into 1/2 एक्स्ट्रा आ गया, 3/8f हो गया। अगर पहले f था, नाउ इट विल बी 3/8f, नाउ इट विल बी 3/8f। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, एक ना कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी आर इंक्रीजिंग विद टाइम एट द रेट ऑफ 25 वोल्ट पर सेकेंड। बेटा कैपेसिटर है जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 25 वोल्ट पर सेकेंड, तो पूछा डिस्प्लेसमेंट करंट। मैं आपको बेटा कई बार क्लास में भी बता चुका था, जो नए बच्चे देख रहे हैं बस वो एक बात समझेंगे, बेटा जब भी डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन आएगा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, केवल दिमाग में डिस्प्लेसमेंट काट के फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। करंट कितना है वायर में, जो कंडक्शन करंट होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, केवल ये ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। अब बेटा अगर मेरे को करंट बताना है, सबसे पहली बात डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू कंडक्शन करंट विल बी इक्वल टू dq by dt, पर q क्या होगा cv, और c बाहर आ जाएगा dv by dt बन जाएगा, और c क्या होता है बेटा ka epsilon naught by d, c क्या होता है बेटा ka epsilon naught by d। नहीं समझ में आया बेटा, मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूं कि जो यहां पे जो कंडक्शन करंट होता है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो बेटा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। जब भी अगर डिस्प्लेसमेंट करंट कोई क्वेश्चन कहेगा बिल्कुल नहीं घबराएंगे, है ना। और बेटा फिर क्या करेंगे, आप सिंपल करंट निकालें, सी आई होता है dq by dt, q होगा cv, dv by dt आपको 25 वोल्ट पर सेकंड गिवन है, बहुत आराम से आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पहले मैं इसमें आपको बेटा इसमें पूछा है ये कॉम्बिनेशन कौन सा गेट बता रहा है। बेटा मैं जानता हूं ये नैंड गेट है, इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं। बेटा ये है नॉर गेट, ये है नैंड गेट, दोनों में इनपुट सेम है। अगर दोनों में इनपुट सेम जा रहा हो, दोनों इनपुट सेम जा रहे हो नॉर में, तो बन जाता है नॉट। अगर दोनों इनपुट सेम जा रहे हो नैंड में, तो भी बनता है नॉट। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा और के आगे लगा है नॉट, और में बेटा आउटपुट क्या था a प्लस बी, पर यहां पर क्या है बेटा दोनों इनपुट क्या है a है, तो बेटा क्या बनेगा a प्लस a, और नॉट से क्या मिल जाएगा बार, नॉट से क्या मिल जाएगा बेटा बार, है ना। तो a प्लस a बार, तो बेटा क्या बन गया a प्लस a बार, क्या हो जाएगा a बार। क्यों a प्लस a क्यों होता है बेटा, सोचो या तो a 0 हो सकता है, या a मे बी अ लो इनपुट और a मे बी अ हायर इनपुट। हायर मींस 1, लोअर मींस 0, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा बेटा 0, और 1 प्लस 1 बूलियन में क्या होता है 1, तो इसका मतलब a प्लस a क्या हो गया a। नहीं आया समझ में बेटा, a प्लस a करना है, 0 प्लस 0 क्या होता है 0, 1 प्लस 1 क्या होता है बूलियन में 1, इसका मतलब a प्लस a से क्या मिलेगा ऑलवेज a, 1 1 होगा तो भी 1, तो a प्लस a का बार, तो बेटा क्या बन गया नॉट। सिमिलरली अगर नैंड में भी दोनों इनपुट सेम हो, a एंड का आउटपुट होता है ab, एंड का आउटपुट क्या होता है बेटा ab, है ना, a का बार, तो क्या बन जाएगा a बार, क्या बन जाएगा a बार, तो b क्या होगा बेटा नॉट। क्यों a को a क्यों कहते हैं, सिमिलरली 0 इंटू 0 0, अगर a 1 होगा तो ये रहा a भी 1, क्योंकि दोनों सेम है, 1 1 का प्रोडक्ट 1, दैट इज a विल ऑलवेज बी a, है ना। तो a बार मींस a बार। तो हमने एक बात सीखी, ज्ञान हमको क्या मिला, ज्ञान ये मिला कि नैंड में अगर दोनों इनपुट सेम हो तो भी बनता है नॉट बच्चों, नॉर में अगर दोनों इनपुट सेम हो तो भी बच्चों बनता है नॉट। अब बेटा देखो यहां पर ये a इनपुट गया तो यहां पर क्या आएगा a बार, इसमें इनपुट आगे क्या जाएगा a बार क्योंकि नॉट है, यहां से b इनपुट गया तो यहां पर क्या जाएगा, इसमें क्या जाएगा b बार, बिल्कुल सही बात है। अब ये एंड के आगे लगा है नॉट, एंड में आउटपुट आता है डॉट, एंड में आउटपुट क्या आता है डॉट, a बार b बार पर आगे है नॉट, तो a बार b बार का बार, है ना। अब बेटा डॉट का बार होता है प्लस और प्लस का बार होता है डॉट, तो क्या बन जाएगा a बार बार मतलब a प्लस b बार बार मतलब b। मैं फिर आपको समझाना चाहता हूं बच्चों, a डॉट b बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, और a प्लस b बार इज a बार b बार। कहानी ये है बेटा कि डॉट का बार होता है प्लस और प्लस का बार होता है डॉट, ठीक है बेटा। तो मैं बेटा बस आपको एक ही बात समझाना चाहता हूं बच्चों कि प्लस का बार होता है डॉट और डॉट का बार होता है प्लस, प्लस का बार होता है डॉट और डॉट का बार होता है प्लस, ठीक है। तो यहां a आया था तो a बार गया और यहां से b आया b बार चला गया, तो a बार b बार से क्या बन जाएगा a बार b बार का बार। क्यों, क्योंकि एंड के आगे है नॉट,
ए बार बी बार बार, और बेटा बार डॉट का बार क्या होता है प्लस। तो ये बेटा ए प्लस बी आउटपुट किस में आता है और गेट में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर हमसे छूट रहे हैं तो आपको जरूरी से रिवाइज कर लेना चाहिए। हालांकि मेरे अगले के 3-4 एफएसटी के सॉल्यूशन में हर एक में एक एक इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और मैं अगले ही एफएसटी के सॉल्यूशन में एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करा दूंगा, है ना। मैं पिछले भी बार भी बोल चुका हूं, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है छोटा बहुत, तो आप मेरे को बता सकते हैं, है ना। मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको अगले ही वीडियो सॉल्यूशन में उसको भी साथ में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा एट दी नंबर 9823897285। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे सो दैट आई कैन रिवर्ट बैक टू योर क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा यहां पर ना ये व्हील है, थोड़ा सा राइट फिगर है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। बेटा ये एक व्हील है, पहले इधर घूम रहा था 30 रेडियन पर सेकंड से, बाद में 30 से उधर घूम रहा है। ऐसा कई बार आपने घर पे किया होगा, पंखे को आपने पकड़ के घुमा दिया उल्टे डायरेक्शन में। जब पंखे को उल्टे डायरेक्शन में घुमाते हैं और बटन को ऑन कर दो, थोड़ी देर में पंखा वापस कौ कौ, पहले कौ कौ करके रुकता है और फिर कौ 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 फिर तेज हो जाता है। तो बेटा मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि यहां पर मेरे को गिवन है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, दैट इज 1 सेकंड में जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा दैट विल बी कांस्टेंट। और बेटा क्वेश्चन में पता है क्या गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है शुरू के 10 सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस बाय 60। शुरू के 10 सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस बाय 60। कैसे? 30 इधर थी, 30 रेडियन पर सेकंड इधर थी, बाद में 30 इधर हो गई, 10 सेकंड में 30 रेडियन पर सेकंड से एक साइड से दूसरी साइड हो गई। तो अगर रुकता 30 से 0 होती तो 30 का चेंज आया, पर 30 अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, इसलिए चेंज कितने का है बच्चों? 60 का चेंज आया। 10 सेकंड में 60 रेडियन पर सेकंड का चेंज आया है बच्चों। अल्फा कांस्टेंट है तो हर 10 सेकंड में 60 का ही चेंज आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बेटा एक बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर 10 सेकंड में 60 का चेंज आया है एंड इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दैट इज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, तो इसका मतलब यह हुआ अगर 10 सेकंड्स में 60 चेंज हुआ है तो हर 10 सेकंड्स में 60 का ही चेंज आएगा, है ना। तो अब बेटा -30 थी इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी, फिर हो गई थी 30। अब 20 सेकंड्स बाद क्या हो जाएगी, मतलब अगले 10 सेकंड्स में क्या हो जाएगी, 30 से 60 बढ़ जाएगी। इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स आल्सो ओमेगा विल इंक्रीज बाय 60 एज अल्फा इज कांस्टेंट। प्यारे बच्चों अल्फा कांस्टेंट है, अगर शुरू के 10 सेकंड में 60 से चेंज हुई है तो अगले 10 सेकंड में भी 30 से बढ़ के 30 थी 60 बढ़ के 90 हो जाएगी। और पूछिए अगले 10 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और बेटा अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम कैसे करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ईदर वी हैव टू मेथड्स, ईदर थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, या हम क्या कर सकते हैं बच्चों, या हम कर सकते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अब 30 और 90 का एवरेज क्या आएगा बच्चों? 60। क्या आएगा बच्चों? 60। तो 60 इंटू 10 है ना, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज 60 है ना, इंटू टाइम यू विल गेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 600। बेटा बहुत ही इजी था, मैं फिर आपको क्लियर करना चाहता हूं। बेटा यहां पर क्या था, एंगुलर वेलोसिटी जो थी बेटा वो -30 थी और -30 से 30 हो गई इन 10 सेकेंड्स। इन 10 सेकेंड्स -30 से 30 हो गई, तो अगले 10 सेकेंड्स में 30 से 90 हो जाएगी। दैट इज एवरेज विल बी 60। एक सेकंड में एवरेज से 60 चलेगा, एक सेकंड में एवरेज से 60 चलेगा, 10 सेकंड में 600, 10 सेकंड में 600। बेटा दिस इज द आंसर, 600 रेडियन विल बी दी करेक्ट आंसर। 600 रेडियन विल बी दी करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये एक बार आप क्वेश्चन रीड करेंगे, है ना। प्यारे बच्चों यहां पर हमको कहा है कि एक h हाइट का लैंप पोस्ट है। ये h हाइट का बेटा आपके सामने लैंप पोस्ट है, कैपिटल H हाइट का ये नीला लैंप पोस्ट है, यहां से रोशनी आ रही है, ये एक इंसान है जो दौड़ रहा है और जो टिप ऑफ शेड होगी इसकी वेलोसिटी के बारे में चर्चा करनी है ना। 4 ऑप्शन गिवन है, पूछा है कौन सा सही है। बेटा एक तो तरीका है जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं और एक है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू आप कैसे करना चाह रहे हैं। तो बच्चों मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास 2 मेथड है, कितने मेथड है बेटा? 2। बेटा क्या क्या मेथड है? पहली बात ये इंसान चल रहा है, आपको टिप ऑफ शेडो की रफ्तार के बारे में चर्चा करनी है, समझने की कोशिश करें। बेटा सोच के देखो, आदमी जब यहां पे होगा, जस्ट ये वाला आदमी जब यहां पे हो
तो बेटा मेरे को बताइए शेडो की हाइट की, शेडो वाली एस कहां पे होगी? जस्ट नीचे ही होगी, 0। जैसे अगर 12 बज रहे हो दोपहर में, सन ओवरहेड होता है, तो शेडो की हाइट क्या होगी? 0। शेडो की लेंथ क्या होगी? 0। सॉरी, शेडो की लेंथ क्या होगी? 0। तो प्यारे बच्चों मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, अगर ये इंसान यहां होता तो शेडो 0 होती है ना, और जब ये यहां से यहां गया तो शेडो का टिप था वो यहां से यहां पहुंच गया। पर सोचो अगर हाइट अगर आदमी की 0 होती, बेटा अगर आदमी की हाइट 0 हो बच्चों, आदमी की हाइट अगर 0 हो तो बेटा जहां आदमी है वहीं पे ही शेडो होगी, उसी जगह पे ही शेडो होगी। अगर आदमी की हाइट 0 होती तो शेडो यहां से यहां जाती, आदमी लंबा है इसलिए शेडो यहां से यहां गई है। तो जितनी आदमी की हाइट ज्यादा होगी उतनी शेडो की रफ्तार ज्यादा होगी, जितनी आदमी की हाइट ज्यादा होगी उतनी शेडो की रफ्तार ज्यादा होगी। तो बच्चों ऑप्शन क्या क्या गिवन थे हमारे को? बेटा ऑप्शन मेरे सामने ये थे। बेटा ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल बकवास है। क्यों? ऊपर क्या है? हाइट माइनस हाइट, लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ, 1 अपॉन वेलोसिटी वाले ऑप्शन। कौन से ऑप्शन है? 1 अपॉन वेलोसिटी वाले। ये तो सही हो ही नहीं सकते। बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे को कोई कहेगा कि मेरे को 2 मीटर प्लस 3 सेकंड जोड़ के बताओ, तो मैं क्या कहूंगा? भाई नहीं जोड़ सकते। अरे भाई कोई कहेगा 2 हाथी प्लस 3 हाथी 5 हाथी, पर कोई कहेगा 2 हाथी प्लस 3 गधे जोड़ो, है ना? जोड़ पाओगे क्या आप लोग? बताओ बताओ। कोई नहीं जोड़ पाएगा, है ना? हालांकि मैं जोड़ लेता हूं 5 जानवर, है ना, पर जस्ट ये मजाक की बात है बेटा। 2 मीटर प्लस 3 सेकंड नहीं जोड़ पाएंगे। सेम डायमेंशन की चीजें जुड़ती हैं बेटा। अगर मेरे को कोई कहेगा कि मेरे को लैंड चाहिए 5 किलोग्राम, तो बिल्कुल गलत बात है। लैंड जब भी बिकती तो एरिया होता है बेटा 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर, 1000 फीट स्क्वायर। तो बेटा ये 1 अपॉन वेलोसिटी वाले ऑप्शन विल बी डेफिनेटली रॉन्ग, है ना? अब ये वेलोसिटी वाले ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा बेटा? हाइट ज्यादा होगी अगर इंसान की, स्मॉल एच ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा। अब स्मॉल एच ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, वैल्यू घट रही, तो ये नहीं हो सकता। स्मॉल एच बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर, क्योंकि डिफरेंस में ये घटेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बेटा एज एच इंक्रीजेस velocity of shadow will increase in this case, therefore option 1 will be correct. But if you want to solve it completely, तो बेटा कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो आपके सामने ये तरीका होगा। कैसे करेंगे बेटा? देखो ये वाला ट्राइंगल है ना, ये मैंने पूरा लिख रखा है, ट्राइंगल LTP is similar to LSM। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से सिमिलर होगा, ठीक है बेटा? तो x अपॉन, ये मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, तो क्या है? x अपॉन l इक्वल्स टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल, बट दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। x अपॉन l इक्वल टू h माइनस h अपॉन कैपिटल H। तो प्यारे बच्चों यहां से आपको l की वैल्यू मिल गई x की टर्म्स में। अब dl by dt विल बी द आंसर। dl by dt विल बी टिप ऑफ शैडो की रफ्तार। dl by dt विल बी टिप ऑफ शैडो की रफ्तार। और dl by dt क्या बन जाएगा बेटा? dl by dt करूंगा तो h अपॉन h माइनस x, h dx by dt, dx by dt क्या आ जाएगा? u। पर मैं आपको बेटा सिंपल कहना चाह रहा था, अगर मेडिकल का पेपर है, डेफिनेट है कि वो आपसे इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं एक्सपेक्ट करेगा। वहां पर आपके दिमाग में सबसे पहला आना चाहिए, अगर हाइट ऑब्जेक्ट की 0 है तो बेटा जहां पर इंसान होगा वहीं पे उसकी शेडो होगी। जितनी तेज इंसान चलेगा उतनी तेज शेडो की टिप चलेगी, है ना? और अगर हाइट बढ़ेगी, अगर हाइट 0 होती तो शेडो यहीं तक पहुंचती, यहां से यहां आने में, पर अगर हाइट है तो शेडो यहां पहुंच गई। इसका मतलब जितनी हाइट ज्यादा हो गया, सोचो अगर यहां तक होती तो लाइट यहां से यहां जाती, शेडो और दूर चली जाती, शेडो और दूर चली जाती। यहां तक होता तो शेडो यहां तक जाती। इसका मतलब जितनी हाइट ज्यादा उतनी शेडो तेज भागेगी। हाइट ज्यादा पे बढ़ रही है किसमें? जितना h बढ़ेगा, h माइनस h, डिफरेंस घटेगा, डिनोमिनेटर घटता है तो वैल्यू बढ़ती है। कैसे? 1 अपॉन 1 1, 1 अपॉन 0.1 10, 1 अपॉन 0.01 100। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही भयानक क्वेश्चन है। ये एक वेव आगे जा रही है, आपको बताना है ए और बी की रफ्तार। आप समझ सकते हैं चूहा है, चादर के अंदर चल रहा है। अब ये चूहा ना निकलने वाला है तो ये ए पॉइंट नीचे आएगा। समझ रहे? चूहा चादर के अंदर चल रहा है, ये ए नीचे आएगा, है ना? और वैसे आप डायरेक्टली कह सकते हैं ये आगे बढ़ेगी तो ये ऊपर आएगा। मैंने इसके लिए बहुत ही शानदार एक फिगर बना रखा है, आइए देखते हैं। जब ये ग्रीन वाली वेव जब आगे जाएगी, मान लो आगे जाके नीली हो गई, है ना? आगे जाके जैसे हमारे काले वाले सफेद हो जाएंगे, है ना? तो बेटा ये आगे जाके ये वेव भी सफेद हो गई। ठीक है, अब ये पॉइंट कहां आ गया बेटा? ये जो यहां था वो यहां पे पहुंच गया, और जो ये नीचे था ये ऊपर आ गया। तो आपको क्या करना होता है? वेव को आगे बढ़ाना होता है, देखना होता है किधर को जा रहा है, नीचे को। वेव आगे बढ़ेगी ये ऊपर जाएगा।
ठीक है, तो B will move upward and A will move downward. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. That is correct answer will be option 1, which was the particle A is moving in negative y direction and B in positive y direction. क्योंकि बेटा जब ये वेव आगे जाएगी तो ये ऊपर जाएगा और ये आगे जाएगी तो ये नीचे आएगा. ठीक है बेटा, आइए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे. ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसकी इमेज पूछी है. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, मैं बताता हूं दोबारा. तो आइए देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, एक एयर बबल है जो कि 3 सेंटीमीटर पे है. बेटा ये इंसिडेंट रे जा रही है और ये जा रही है म्यू इक्वल टू 1 में, म्यू इक्वल टू 1.5 से, और ये व्हाइट कलर की दिखा रखी है नॉर्मल. तो बेटा जब ये जाएगी इधर, अब ये नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी, इसलिए इमेज का बनेगी कुछ पास में. तो आंसर तो 0 से 3 वाला ही आएगा. आंसर तो 0 से 3 वाला ही आएगा. पर बेटा दुख की बात यह है कि 2 ऑप्शन है ना. तो आइए सॉल्व करते हैं फिर बच्चों इस क्वेश्चन को. बेटा स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस का बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है. कैसे करेंगे बेटा? स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, r पता है, μ1 μ2 पता है, v निकालना है. एक ही अननोन है और एक अननोन होना ही चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कि निकालना क्या है. तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशन क्या होता है स्फेरिकल रिफ्रैक्टरी सरफेस में बच्चों? μ2 by v minus μ1 by u equal to μ2 minus μ1 by r. क्या होता है बेटा? μ2 by v minus μ1 by u equal to μ2 minus μ1 by r, है ना. तो बेटा μ2 by v minus μ1 by u equal to μ2 minus μ1 by r में ज्ञान क्या यूज होता है? μ1 होता है उस मीडियम का जहां से रे आ रही है, μ2 होता है उस मीडियम का जहां पे रे जा रही है, μ1 होता है उस मीडियम का जहां से रे आ रही है, μ2 होता है उस मीडियम का जहां पे रे जा रही है ना. अब प्यारे बच्चों μ2 हो गया 1, μ1 हो गया 1.5, μ2 हो गया 1, μ1 हो गया 1.5. ये तो भाई समझ में आ गया. u क्या होगा? इंसिडेंट रे इधर को है और ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से डिस्टेंस नापना होता है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए u क्या आएगा? नेगेटिव. रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा r क्या होता है? पोल का डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से. सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या? इंसिडेंट रेस के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -5. खाली एक ही अननोन था v, उसको आप बड़े आराम से निकाल लेंगे और v की वैल्यू आ गई -2.5, विच इज द ऑप्शन 1, विच इज ऑप्शन 1. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था. तो बेटा ज्ञान की बात हमको क्या यूज करनी थी इसमें? μ2 by v minus μ1 by u equal to μ2 minus μ1 by r. This is object image relation for a spherical refractory surface. This is object image relation for a spherical refractory surface. ठीक है बेटा. और μ1 क्या होता है? जिसमें से रे आ रही है. μ2 क्या होता है? जिसमें रे जा रही है. μ2 क्या होता है? जिसमें रे जा रही है ना. अब प्यारे बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर स्ट्रेट सरफेस होता तो उसमें क्या होता है? जस्ट रिवाइज करा रहा हूं. या तो होता है h by mu या mu h. पास तो h by mu, दूर तो mu h. पास तो h by mu, दूर तो mu h. जैसे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, मान लो ये डेंसर मीडियम है, इसका mu d है, ये रेयर मीडियम है, इसका mu r है. बेटा ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगी रेयर में जाएगी तो दूर जाएगी, है ना. तो ये बेटा कहां से आती लगेगी? पास से. पास से का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट अगर h पे, तो इमेज कहां बन जाएगी बेटा? h by mu. तो hi equal to h by mu when image पास में बन रही, when image is nearer to the surface. और बेटा अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन रही है. अब बेटा कहां बन रही है? दूर बन रही है. कहां बन रही है बच्चों? दूर बन रही है. ये ऑब्जेक्ट है h पे और इमेज कहां बन रही है बेटा? सॉरी, दूर बन रही है. तो दूर का मतलब क्या होता है बेटा? म्यू h. दूर का मतलब बेटा क्या होता है? म्यू h. तो बेटा और म्यू क्या होता है? म्यू डेंसर बाय म्यू रेयर. म्यू डी बाय म्यू आर को म्यू नाम दे देते हैं. म्यू डी बाय म्यू आर को क्या नाम दे देते हैं? म्यू. पास तो h बाय म्यू, दूर तो म्यू h. खत्म. इसके बाद हम आ गए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे. ये बहुत ही भयानक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा. पहले कह रहे हैं इसको फुल्ली चार्ज कर दिया, धबड़ 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 करके पूरी चार्ज हो गया और इसमें एनर्जी क्या आएगी? हाफ CV². क्या आ जाएगी? हाफ CV². उसके बाद कह रहे हैं 1 को ना 2 से करेक्ट करें. करूं करेक्ट? एक कर दिया करेक्ट. तो 1 को कर दिया मैंने 2 से करेक्ट. ठीक है बच्चों. अब ये हो रही है डिस्चार्जिंग. अब क्या हो रही है बच्चों? डिस्चार्जिंग हो रही है. एनर्जी स्टोर्ड क्या है? हाफ CV². एनर्जी स्टोर्ड क्या है बच्चों? हाफ CV², है ना. अब वो एनर्जी निकलनी है 2 रेजिस्टर्स में. अब वो जो एनर्जी डिसिपेट होनी है बच्चों, वो 2 रेजिस्टर में डिसिपेट होनी है, 500 में और 300 में. ठीक है बच्चों.
जो एनर्जी इसके पास है कैपेसिटर में, वो दो रेजिस्टर्स में मिला के डिसिपेट होगी। कितने रेजिस्टर्स में डिसिपेट होगी बेटा? 2 रेजिस्टर्स में मिला के। अब बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना, मेरे तरीके से सोचेंगे, ठीक है। 300 ओम को मान ले 3 रेजिस्टर है 100 ओम के, मान लेंगे। और 500 ओम को क्या मानेंगे? 100 ओम के 5 रेजिस्टर्स। कितने हैं? 5 रेजिस्टर्स। तो मेरे पास 8 रेजिस्टर्स हो गए 100 ओम के। मेरे को एनर्जी डिसिपेटेड इसमें बतानी, और सारे के सारे 100 ओम में जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो बराबर होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, 300 ओम वाले 300 ओम को मान लो 100 ओम के 3, 500 ओम वाले क्या हो जाएंगे? 100 ओम के 5। हर 100 ओम में बराबर एनर्जी निकलेगी, क्योंकि I2R होती है, सब में करंट सेम होगा, सब सीरीज में है। बच्चों हाफ CV² टोटल एनर्जी है। हाफ CV² जो टोटल एनर्जी है बेटा, वो 800 ओम के रेजिस्टर्स में डिसिपेट होगी। तो 100 ओम में कितनी होगी? 100 ओम में होगी अपॉन 8। पर मेरे को 100 ओम वाले में थोड़ी ना बतानी 500 ओम वालों में कितनी डिसिपेट होगी, तो इंटू 5। और बेटा इसको अगर मेरे को अलग तरीके से कहना हो तो मैं ऐसे कह सकता हूं, जो एनर्जी रिलीज होती है ना बेटा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि करंट दोनों में सेम है, दोनों सीरीज में है बच्चों। तो अगर जो एनर्जी रिलीज है बच्चों, वो दोनों में क्या होगी बेटा? बराबर होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, वो मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी दोनों में करंट बराबर है, तो R के प्रोपोर्शनल में होगी बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों R के प्रोपोर्शनल में होगी। 500 और 300 दो रेजिस्टर्स हैं, तो बेटा इसमें अगर I2 500 होगी किसी भी टाइम पे, तो इसमें I2 300 होगी। I इज कॉमन इन बोथ बिकॉज बोथ आर इन सीरीज। तो इसमें 5x होगी, तो इसमें 3x होगी। जब टोटल 8x होगी तो इसमें 5x होगी। मैं बच्चा आपको ये कहना चाह रहा हूं, I2 500 इसमें डिसिपेट हो रही है, I2 300 इसमें डिसिपेट हो रही है। और मैं कह रहा हूं मान लो इसमें 5x होगी तो इसमें 3x होगी। दैट इज टोटल जब 8x एनर्जी डिसिपेट होगी। जब टोटल 8x डिसिपेट होगी तो इसमें 5x डिसिपेट होगी। जब 1 डिसिपेट होगी तो कितनी इसमें डिसिपेट होगी? जब टोटल 1 एनर्जी डिसिपेट होगी तो 5/8। और जब हाफ CV² डिसिपेट होगी तो हाफ CV² इंटू 5/8 इसमें डिसिपेट होगी। मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पाया, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, हाफ CV² इंटू 5/8 करके आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहां पर गिवन है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। कह रहे हैं जब हमने लैम्डा वेवलेंथ यूज करी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, है ना। जब बेटा मैंने वेवलेंथ यूज करी 3 लैम्डा, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2V वोल्ट, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2V वोल्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ कैन एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल? कौन कौन सी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हैं बेटा? या तो एक ऑप्शन है मैं सॉल्व करूं और फिर आंसर दूं, या तो मेरे पास एक लाइन का ऑप्शन है। एक लाइन का ऑप्शन पता है बेटा क्या है? एक लाइन का ऑप्शन ये है बेटा, अगर एक से ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने हैं तो वो सबसे छोटे वाली वेवलेंथ होगी, क्योंकि एक ही करेक्ट हो सकता है। बेटा सोच के देखो, अगर इससे फोटॉन्स निकल गए, hc/λ होती है एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ। एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc/λ, ठीक है। लैम्डा घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, लैम्डा घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो बेटा अगर 10 लैम्डा से मैं अगर 9 लैम्डा करूंगा तो एनर्जी बढ़ गई। इससे अगर फोटोन निकल रहा है तो इससे पक्का निकलेगा, इससे निकल रहा है तो इससे भी पक्का निकलेगा, और इससे निकल रहा है तो इससे भी जरूर निकलेगा। तो अगर ये सही होगा तो ये तो सही होगा ही होगा। तो अगर एक ही सही है, एक ही निकाल पा रहा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला। बेटा 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे मान लो 4 बच्चे हैं और एक ही बच्चा है ना मान लो एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, तो बेटा वो कौन सा वाला होगा? जो सबसे ज्यादा मेहनती बच्चा हो, जो सबसे ज्यादा मेहनती बच्चा होगा। शायद एग्जाम्पल आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई काम अगर एक ही इंसान कर पा रहा है, जो सबसे ज्यादा बॉडी बिल्डर है, अगर एक ही इंसान है जो मान लो 1000 kg वेट उठा पाया, तो वो वही उठा पाएगा जो सबसे तगड़ा है, जो सबसे तगड़ा है, ठीक है। तो बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है तो बेटा वो कौन सा होगा? सबसे छोटी वेवलेंथ ही होगी, ठीक है। बेटा यहां पर कह रहे हैं डॉपलर इफेक्ट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं पिछले भी आपको पेपर में एक क्वेश्चन समझा चुका हूं डॉपलर इफेक्ट का। आप कोशिश करेंगे जितने भी एफएसटीज के सॉल्यूशन अपलोडेड हैं आप सारे के सारे जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो आइए बेटा आइए देखते हैं, ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है
और डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन में बच्चों ये पता है क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट यहां से एक सोर्स है जो कि ऐसे चलता हुआ आ रहा है, जब वो O पे है उसकी वेलोसिटी 30 है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो 300 है, ABCD को क्या क्या सुनाई देगी? बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं B और D की तरफ तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो B और D को तो 300 सुनाई देगी, तो B और D को तो 300, ऐसा दो ऑप्शन मिल गया। ठीक है, अब बेटा ऑब्जर्व सोर्स जो है वो A की तरफ जा रहा है, तो A को ज्यादा सुनाई देगी, C को कम। तो बेटा दो ऑप्शन थे 300 वाले BD में, A को ज्यादा सुनाई देगी, C को कम। तो ऐसा कौन सा वाला ऑप्शन है? फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें तो 330 है। ठीक है, मेरे को पूरा सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, मेरे को पूरा सॉल्व ही नहीं करना पड़ा बच्चों। तो बेटा मैं आपको बस यही कहना चाह रहा था, B और D की तरफ तो वेलोसिटी का कंपोनेंट ही नहीं है, तो B और D पे क्या सुनाई देगी? 300 है ना, और A पे ज्यादा सुनाई देगी 300 से, C पे कम, ऐसा ऑप्शन एक ही था, है ना। वैसे अगर मेरे को कंप्लीटली सॉल्व करना हो तो बेटा तरीका ये है कंप्लीटली सॉल्व करने का, B और D पे F0 क्योंकि वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है, वो तो वही तरीका है FA। A को क्या सुनाई देगी बेटा? जब ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, मान लो दोनों चल रहे हैं, मैं आपको जस्ट रिवाइज करा देता हूं। तो बेटा कंडीशन क्या होती है? F डैश इज इक्वल टू F V, V ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, VO ऊपर आता है, VS नीचे आता है। याद रखने का तरीका LMNOPQRST, O ऊपर आता है, S नीचे, O पहले आता है, S बाद में। अब बेटा ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो बढ़ेगी, सोर्स पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बढ़ेगी कैसे? डिनोमिनेटर घटेगा तो बढ़ेगी। या आप कह सकते हैं ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव में है और सोर्स की वेलोसिटी नेगेटिव में है, लेकिन ऐसा करने के लिए आप ऑब्जर्वर हमेशा लेफ्ट में बनाए और सोर्स हमेशा राइट में, है ना। और अगर ऊपर नीचे दियो तो पेपर को घुमा के पढ़ ले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं बेटा आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, तो F डैश अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट जानना चाहें तो F डैश इक्वल टू F VV VO VS। देखो पूरा तो मैं डिराइव नहीं करा पाऊंगा अभी, है ना, अगर आपको जरूरत होगी तो आप बताएंगे, मैं नेक्स्ट में डालने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो F डैश इक्वल टू F VV VO VS, VO ऊपर आएगा, VS नीचे। कोई भी क्वेश्चन आपका बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऑब्जर्वर के पास आने से बढ़ेगी तो इसलिए डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, सोर्स के पास आने से बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? आया सर। चलो आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमको, आइए पढ़ते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 21 बेटा कह रहा है करंट डेंसिटी जो है ना बेटा एक वायर में, वो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है स्मॉल r उसके साथ वेरी कर रही है, दैट इज कांस्टेंट नहीं है बेटा करंट डेंसिटी। बेटा करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट हो फिर तो बेटा करंट डेंसिटी इनटू एरिया से करंट आ जाएगा, करंट पूछा गया क्वेश्चन में। लेकिन मैं डायरेक्टली करंट डेंसिटी इनटू एरिया नहीं कह सकता हूं। क्यों नहीं कह सकता हूं बेटा? क्योंकि करंट डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग एज G नॉट स्मॉल r बाय कैपिटल R। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि करंट डेंसिटी स्मॉल r के साथ वेरी कर रही है, इसलिए मेरे को r पे छोटी सी dr थिकनेस की एक रिंग कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, और इस रिंग से मेरे को करंट देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, क्योंकि dr के लिए मैं मान सकता हूं करंट डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अब dr के लिए करंट डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा मेरे को लग रहा है कि dr के लिए करंट डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अब तो इसका जो एरिया हो जाएगा रिंग का, पहले बताओ वो कितना होगा। रिंग को मैंने इससे मान लो बाहर निकाला, काटा और खोल दिया, है ना, रिबन की तरह जैसे। तो अगर जब खोल दूंगा इसको तो 2 पाई r इसकी लेंथ है और बेटा थिकनेस इसकी है dr। थिकनेस क्या है बेटा इसकी? dr। तो एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई r dr। एरिया क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई r dr। देखो ये रिंग की थिकनेस दिखा रखी है dr, और वही थिकनेस ये है। जब काट के खोलूंगा तो 2 पाई r इसकी लेंथ हो गई, dr थिकनेस है, एरिया ऑफ रिंग विल बी 2 पाई r dr। तो अगर करंट डेंसिटी अब मेरे को पता है J है, तो J into 2 पाई r dr का इंटीग्रेशन करके बहुत इजीली मैं निकाल सकता हूं करंट। कैसे? मैं क्यों JDA का इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं, क्योंकि अलग अलग जगह पे करंट डेंसिटी अलग है, करंट डेंसिटी इनटू एरिया डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो JDR करना पड़ेगा। ऐसी रिंग कहां से कहां लेनी पड़ेगी? 0 से लेके कैपिटल R तक, कंप्लीट पूरी की पूरी वायर के लिए निकालना है, तो 0 से लेके कैपिटल R तक। J की वैल्यू J नॉट स्मॉल r बाय कैपिटल R है, बहुत खतरनाक r² dr का इंटीग्रेशन है r³ बाय 3। ठीक है,
तो बेटा यहाँ पे एक आर नीचे से कट जाएगा और क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। और पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया जे नॉट ए और इंटू 2/3 विल बी द आंसर। दैट इज करेक्ट, ऑप्शन इज 2/3 जे नॉट ए। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22, ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है बेटा, और इसमें वेव ऑप्टिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वैसे नीट में आने की मेरे को तो संभावना इसकी 10/0 ही लगती है ना, लेकिन आइए मैं फिर भी बताता हूं, क्योंकि ये टेस्ट में आया है क्वेश्चन, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको, है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको 2-3 बार देख लेना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन का वीडियो 2-3 बार सुन लेंगे इस सॉल्यूशन का, तो आपको इंटरफेरेंस का, वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक होता है इंटरफेरेंस, बाकी 2 छोटे-छोटे टॉपिक्स होते हैं डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो इंटरफेरेंस का अप्रोक्सीमेटली हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जो नीट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, I इक्वल टू, बेटा देखो पहली बात कह रखा है 75% इंटेंसिटी जिन 2 पॉइंट्स के बीच में होगी उनका मिनिमम डिस्टेंस क्या है। मतलब 75% इंटेंसिटी कई जगहों पे होगी, पर मेरे को मिनिमम डिस्टेंस बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के हो सकता है आपको ना क्लिक करे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इन जनरल देखने को नहीं मिलते हैं नीट की प्रिपरेशन जो बच्चे करते हैं उनको। ठीक है बेटा, तो I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, ये सब लोग जानते हैं। I इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है बेटा, तो I इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, ये इसको हम कह देते हैं इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा। हर एक मैक्सिमा पे सेम होती है इंटरफेरेंस में, तो डिफ्रैक्शन में होता है अलग अलग मैक्सिमास पे अलग, सेंट्रल मैक्सिमा पे सबसे ज्यादा। ठीक है बेटा, और इंटरफेरेंस के लिए क्या रिलेशन होता है, I इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। 75% मैं चाहता हूं कहां पे हो बेटा, 75% कहां होगी बताइए आप लोग मेरे को। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां होगी, तो बेटा 3/4 ऑफ आई नॉट कहां पे होगी, तो यहां से cos 5/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √3/2। क्या आ जाएगी बेटा, प्लस माइनस √3/2। अब cos 5 प्लस माइनस √3/2 कहां होता है बताइए बेटा, cos थीटा √3/2 कहां होता है, सबसे पहली बार कहां होता है, 30 डिग्री पे। कहां होता है बेटा, 30 डिग्री, और रेडियन में बोलूंगा तो π/6। बेटा ये देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट है। cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में, है ना, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। और मेरे को तो प्लस माइनस √3/2 दोनों के लिए ये फेज डिफरेंस चाहिए, तो कहां से लेके कहां तक वैल्यू आएंगी, माइनस π/6 भी चलेगा, 5/2 π/6 भी चलेगा, पाई माइनस π/6 भी चलेगा, पाई प्लस π/6 भी। आप लेने को रात तक वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन काम की नहीं रहेंगी, हमको 2-3 वैल्यूज में ही काम बन जाएगा। तो बेटा अगर 5/2 कहां से कहां आ सकते हैं बेटा बताइए, माइनस π/6 आ सकता है, प्लस π/6 आ सकता है, पाई माइनस π/6 आ सकता है, पाई प्लस π/6। आप रात तक जितनी मर्जी वैल्यूज ले लीजिए, ठीक है, लेकिन बेटा काम की बात तो ये है थोड़ी सी वैल्यूज से ही, क्योंकि आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है, वो 2-3 वैल्यूज से ही काम बन जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा आप पूरा सॉल्यूशन देखेंगे तो पूरा क्लिक करेगा। तो बेटा फाई की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस π/3 प्लस π/3 5π/3 7π/3। यहाँ पे बाई चांस माइनस π/6 मिसिंग है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो π/3 बनेगा। तो बेटा आप समझ सकते हैं, अगर π/6 में ले रहा हूं तो माइनस π/6 भी ले सकता हूं, क्योंकि cos 5/2 √3/2 दोनों जगह पे, ठीक है। तो माइनस π/6 इंटू 2 माइनस π/3। तो फेज डिफरेंस की ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज पे 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी बच्चों। अब बेटा मेरे को अब ये जानना चाहता हूं, ये फेज डिफरेंस अगर है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा बेटा। फेज डिफरेंस होता है 2π/λ पाथ डिफरेंस, है ना, फेज डिफरेंस होता है 2π/λ पाथ डिफरेंस। पर अब बेटा ये पाथ डिफरेंस कैसे निकालूं, वैसे पाथ डिफरेंस अगर आपको y पे याद है dy/कैपिटल D तो अच्छी बात है, और बेटा अगर आपको याद नहीं है तो मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूं। इसमें जब ये डिराइव करते हैं पाथ डिफरेंस dy/कैपिटल D, तो कॉन्सेप्ट यूज होता है। कॉन्सेप्ट बेटा क्या होता है, जैसे एक सर्कल है, इसमें बहुत छोटा एंगल लिया मैंने, कैसा एंगल लिया, बहुत छोटा, और जब बहुत छोटा एंगल लिया ना, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। और इस टाइम जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना बेटा, मैंने पर्टिकुलरली जब मैंने अपने आईपैड पे ये फिगर बनाया और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना बेटा, तो मैंने देखा कि वो सर्कल के साथ ही मैच कर गया। दैट इज बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों रेडियस के बराबर आ गए। दैट इज ज्ञान क्या मिला, जब एंगल छोटा होता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होते हैं, ठीक है। यही यूज करने वाला हूं मैं। ये मेरे 2 स्लिट्स हैं S1 S2, और P पॉइंट पे मेरे को पाथ डिफरेंस बताना है। बेटा स्मॉल d बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू कैपिटल D, ठीक है बेटा, है ना।
नीट एग्जाम में कभी भी कोई एक्सेप्शन नहीं आता इस चीज को लेके, है ना। मेंस में, एडवांस में जरूर आते हैं ना, लेकिन अपने लोग नीट का एफएसटी सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको बच्चों ये बताना चाह रहा हूं कि S2P माइनस S1P जो पाथ रेफरेंस आएगा वो कितना आएगा, है ना बेटा। ये एंगल बहुत छोटा है, अगेन दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, और अगर ये एंगल छोटा है तो बेटा बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो बेटा ये जो बन जाएगा ट्राइंगल मेरे सामने, ये वाला ट्राइंगल, इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होंगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि S2P माइनस S1P करूंगा तो ये बचेगा S2A। क्यों? क्योंकि AP और S1P बेटा क्या है, बराबर है। AP और S1P बेटा क्या है, बराबर है। मैं एक बार इसको लिख के करके दिखाता हूं, एक एक स्टेप, शायद आप ज्यादा अच्छा समझेंगे। आइए देखते हैं। ये S1 है बच्चों, ये पॉइंट है S2। मैं थोड़ा पास पास बना रहा हूं। यहां पर अब मेरे को पाथ रेफरेंस देखना है, ठीक है बेटा। तो अगर ये पॉइंट है P, तो बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं S2P माइनस S1P क्या है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये इन दोनों का सेंटर है, ठीक है। और अब मैं बेटा आपको ये कहना चाहता हूं, ध्यान से समझेंगे कि अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होंगे, जिस पॉइंट को मैंने नाम A दिया था। तो S2P माइनस S1P करूंगा तो ये चीज इसके बराबर है, कट जाएगी, बचेगा S2A। और ये चीज क्या होगी, इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि अगर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये वाला एंगल फिर से थीटा हो जाएगा और ये बन जाएगा d sin थीटा, ये बन जाएगा d sin थीटा। और d sin थीटा जो होगा बेटा वही हो जाएगा d tan थीटा, क्योंकि बेटा थीटा यहाँ पे हमेशा छोटे आते हैं। पाथ डिफरेंस मेरे को n लैम्डा ऐसे कंपेयर करना होता है, तो ये चीज छोटी होती है, तो बेटा d sin थीटा को मैं कह सकता हूँ d tan थीटा। और tan थीटा बेटा क्या बन के आ जाएगा, tan थीटा बन के आ जाएगा y बाय कैपिटल D। tan थीटा बेटा क्या बन के आ जाएगा, y बाय कैपिटल D। मैं फिर से आपको बता देता हूं बेटा, tan थीटा क्या बन के आ जाएगा, y बाय कैपिटल D। तो मैं आपको बेटा जो समझाना चाह रहा था, एक बार मैं फिगर क्लीन सा बनाने की कोशिश करता हूं। ये है S1, ये है S2, ये है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस ये आएगा, ये चीज, और ये आएगा d sin थीटा। क्यों? क्योंकि बेटा ये थीटा है इसलिए ये भी थीटा है, ये d है तो ये d sin थीटा है। पाथ डिफरेंस d sin थीटा which can be written as d tan थीटा और d y बाय कैपिटल D, क्योंकि tan थीटा हो जाएगा बेटा y बाय कैपिटल D, ये चीज कैपिटल D। शायद मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होऊंगा, है ना। नहीं तो आप एक दो बार देखेंगे। वैसे ये डेरिवेशंस आप बोर्ड के लिए भी करते हैं तैयार, है ना। तो dy बाय कैपिटल D आ गया बेटा पाथ डिफरेंस। अब मैं आपको बता रहा था फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस। ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस, और जो पाथ डिफरेंस आता है किसी y पे वो dy बाय कैपिटल D। ये आपको याद होना चाहिए, dy बाय कैपिटल D है कि बार-बार डेरिवेशन करेंगे कि d sin थीटा आया, है ना। पहले हम कहें d sin थीटा आया, sin थीटा tan थीटा dy बाय कैपिटल D। ये गाना नहीं गाएंगे रात तक बैठ के बार-बार, ये अपने को याद होना चाहिए dy बाय कैपिटल D, ठीक है बेटा। तो अब तो बेटा फेज डिफरेंस आता है वो 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस व्हिच इज dy बाय कैपिटल D। यहां से ज्ञान पता क्या मिलता है, फेज डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू y। ज्ञान मिला y इज प्रोपोर्शनल टू फेज डिफरेंस या फेज डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू y। अब प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि फेज डिफरेंस 2 पाई कहां होता है, फर्स्ट मैक्सिमा पे। बेटा फेज डिफरेंस 2 पाई कहां होता है बेटा बताएंगे, फर्स्ट मैक्सिमा पे। और फर्स्ट मैक्सिमा कहां आता है, लैम्डा d बाय d पे, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल टू y है, 5 प्रोपोर्शनल टू y है, तो अगर 2 पाई आता है लैम्डा d बाय d पे तो पाई कहां आएगा, लैम्डा d बाय 2d पे। पर बेटा मेरे को पाई और 2 पाई से मतलब नहीं था, मेरे को तो चाहिए थे फेज डिफरेंस। मेरे को तो फेज डिफरेंस माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3 ये चाहिए थे। और ये कहां कहां आ रहे हैं बेटा, बेटा अब पाई मैंने आपको बताया 2 पाई फेज डिफरेंस आता है फर्स्ट मैक्सिमा पे, दैट इज लैम्डा d बाय d पे, है ना। तो बेटा पाई फेज डिफरेंस कहां आएगा, लैम्डा d बाय 2d पे। माइनस पाई बाय 3 का आएगा माइनस लैम्डा d बाय 6d पे, प्लस पाई बाय 3 का आएगा बेटा। बेटा कैसे पता लगा माइनस पाई बाय 3, क्योंकि पाई अगर यहां है तो पाई बाय 3 कहां होगा, अपॉन 3 कर देंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, y प्रोपोर्शनल टू 5, तो लैम्डा d बाय 6d पे, माइनस पाई बाय 3 माइनस लैम्डा d बाय 6d पे, क्योंकि प्रोपोर्शनल है।
अगला आया था मेरा 5π/3, उससे मेरे को मतलब नहीं था। अगर π/3 आ रहा है लैम्डा d/6d पे, तो 5π/3 कहां पे आएगा, इनटू 5 लैम्डा d/6d। इसमें डिस्टेंस कितना आया बेटा, इन दोनों पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, 4 लैम्डा d/6d, और इन दोनों पॉइंट में कितना है, 2 लैम्डा d/6d। तो मिनिमम कौन सा हो गया, 2 लैम्डा d/6d। मिनिमम कितना हो गया बेटा, 2 लैम्डा d/6d या लैम्डा d/3d। लैम्डा पता है क्वेश्चन में, d पता है, स्मॉल d पता है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। इस वीडियो को आप 2-3 बार सुने, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और कुछ नहीं हो तो आप मेरे को किसी तरीके से टेक्स्ट करें, ताकि मैं उस चीज का आपको दोबारा जवाब दे पाऊं। अगला क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है अंदर, एक बार मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, सेम स्पीड से। क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, अंदर जाने के कुछ देर बाद क्या हो जाएगी बेटा, क्या रिलेशन होगा, क्या लैम्डा 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद, लैम्डा 2 है मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद। बेटा मैग्नेटिक फील्ड बड़ी शानदार फील्ड है, बड़ी शरीफ है, वो कभी वर्क नहीं करती। बेटा QV क्रॉस B जो फोर्स आता है वो V से परपेंडिकुलर आता है। बेटा QV क्रॉस B जो फोर्स आता है ना बेटा, वो V से परपेंडिकुलर आता है बच्चों। बेटा जो QV क्रॉस B होता है ना बेटा, जैसे जो पार्टिकल V से जा रहा है, जो फोर्स आता है, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, वो इधर को आता है, तो बेटा अगर फोर्स और वेलोसिटी में एंगल 90 है, तो वो वर्क क्या करेगा बेटा, 0। तो वो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, वर्क करेंगे तो ही काइनेटिक एनर्जी चेंज कर पाएंगे। तो बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करती है, दैट इज वो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती है, दैट इज वो स्पीड चेंज नहीं करती है। वो डायरेक्शन जरूर चेंज करती है पर स्पीड चेंज नहीं करती है। और अगर स्पीड चेंज नहीं करेगी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है प्यारे बच्चों h/mv। तो अगर v वही है तो बेटा मैं आपको ये कहना चाहता हूं बच्चों, अगर v वही है तो इसका मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ मैग्नेटिक फील्ड में जाने पे चेंज नहीं होगी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड में जाने पे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर सकती है, स्पीड बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। इट कैन डू पॉजिटिव वर्क एज वेल एज नेगेटिव वर्क। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स सेम डायरेक्शन में हुआ तो पॉजिटिव वर्क करेगा, स्पीड बढ़ा देगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ घट जाएगी, और नेगेटिव वर्क करेगा, स्पीड घटा देगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है। तो बेटा लैम्डा 1 लैम्डा 2 के बीच का रिलेशन किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन पे, या कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे। ठीक है बेटा, तो ये मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। पर बेटा मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपना इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आप जितनी भी एफएसटी के सॉल्यूशंस अपलोड हो रहे हैं, आप उनको बहुत ध्यान से देखें, है ना। मैंने अभी तक 3 अपलोड किए, वो भी देखें, और बाकी भी जो अपलोड हुए वो भी सारे के सारे आप जरूर देखें। आपका इंप्रूवमेंट 100% होगा। एफएसटीज एकमात्र माध्यम है जिससे आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। आपका इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा आएगा अगर आप एफएसटीज देते रहें और साथ में उसके सॉल्यूशन जरूर सुनते रहें। आइए देखिए बेटा, एफएसटीज फुल सिलेबस टेस्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक कैपिटल एम मास की बॉडी है जो कि ऑसिलेट कर रही है। एक कैपिटल एम मास की बॉडी है जो ऑसिलेट कर रही है, जो मेन पोजीशन पे उस पे अचानक से स्मॉल एम मास रख दिया। उस पे अचानक से हमने क्या रख दिया, स्मॉल एम मास। उसका एम्पलीट्यूड A1 से A2 हो गया। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं बेटा। ये कैपिटल एम मास की बॉडी है, ये ऑसिलेट कर रही है। जब ये मेन पोजीशन पे होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी। और वो क्या होती है बेटा, ए ओमेगा। वो क्या होती है बेटा, ए ओमेगा। ठीक है, A1 ओमेगा 1 कह देता हूं क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज होने वाला है। अब इस पे अचानक से मैंने रख दिया स्मॉल एम मास, जो इस पे चिपक गया तुरंत। अब तुरंत चिपक गया तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ही मैं इसको रखूंगा तो बेटा ये इसको धकेलेगा, फ्रिक्शन आगे को लगाएगा, और ये इसको पीछे को लगाएगा। फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, टोटल फोर्स 0 है ना। इसलिए टोटल फोर्स 0 होता है तो बेटा मोमेंटम कंजर्व होता है। टोटल फोर्स 0 होता है तो बच्चों मोमेंटम कंजर्व होता है। तो बेटा प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं, टोटल फोर्स 0 है इसलिए मोमेंटम कंजर्व होगा, है ना। और अब मैं आपको ये कह सकता हूं, m इनिशियल मोमेंटम क्या था, m into v1 Vmax जो पहले थी इसकी वेलोसिटी A1 ओमेगा 1, है ना। और बाद में क्या हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू बाद में जो बाद में भी है तो बेटा अभी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी नई सिचुएशन में। तो एम्पलीट्यूड मान लो A2 आएगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा 2 आएगी। ठीक है, यही बेटा मैं लिख के बता रहा हूं आपको। M1 A1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू A2 ओमेगा 2, है ना बेटा। M1 V1 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V कर रहा हूं क्योंकि चिपक गया तुरंत। मोमेंटम तो कंजर्व होगा क्योंकि टोटल फोर्स 0 है, मेन पोजीशन पे है तो स्प्रिंग तो कोई फोर्स लगा भी नहीं रहा है, और कह रहे तुरंत ही चिपक के साथ साथ चलने लग गए, है ना। तो बेटा m A1 ओमेगा 1 बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल M A2 ओमेगा 2, और ओमेगा क्या होता है अंडर रूट k बाय m,
पहले क्या था अंडर रूट के बाय कैपिटल एम, और बाद में बेटा मास क्या हो गया स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। यहां से आप बहुत आराम से A1/A2 निकाल सकते हैं। शायद आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो ऑप्शन बेटा करेक्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और बेटा वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एम्पलीट्यूड का जो रेशियो मैंने निकाल दिया है बेटा, मैं आपको ये कह सकता हूं अगर स्मॉल एम 0 होता तो एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, जैसे कुछ रखा ही नहीं, तो बेटा आंसर बना था। पर वो सब में ही आ जा रहा है, इसलिए मैं ऐसे नहीं कर पाया। पर अगर स्मॉल एम इनफाइनाइट होता तो आंसर क्या आता बेटा? अगर स्मॉल एम जो मैं मास रख रहा हूं, अगर वो इनफाइनाइट होता तो इसका मतलब क्या होता? A1 क्या था? पहले का एम्पलीट्यूड, A2 क्या हो गया बाद का। अगर इनफाइनाइट मास रखूंगा तो रुक ही जाएगा, तो रुक ही जाएगा। A2 क्या हो जाएगा बेटा? अगर स्मॉल एम इनफाइनाइट हो तो A2 क्या हो जाएगा? 0। A2 क्या हो जाएगा? टेंड्स टू 0। तो क्या आ जाएगा आंसर? इनफाइनाइट। तो स्मॉल एम इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट आना चाहिए, तो स्मॉल एम जो आना चाहिए वो ऊपर ही आना चाहिए। ऐसा कितने ऑप्शन में था? 2 ऑप्शन में। ठीक है, तो बात दाल गल नहीं रही थी, इसीलिए मैंने आपको ये बताया नहीं पहली बार में। बेटा ये क्वेश्चन एक कट्टर फिजिक्स के टीचर ने बना रखा है। ये कट्टर मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि उसको केमिस्ट्री का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है ना। बेटा है क्या? कैपिटल एन मोल्स गैस के हैं हमारे पास, और उसमें से है ना टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं। एक डिब्बे में है, सिलेंडर में है, हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, और बेटा गैस के कैपिटल में से स्मॉल एन मोल्स डिसोसिएट कर जा रहे हैं। डायटोमिक गैस है और वो बेटा डिसोसिएट कर, जैसे हाइड्रोजन है तो वो 2H में कन्वर्ट हो गई, है ना बेटा। तो बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, है क्या? कैपिटल एन मोल्स टोटल है, और उसमें से कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन के साथ कुछ नहीं हो रहा है। स्मॉल एन जो है वो डायटोमिक से मोनोटोमिक बन जा रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं A2 टाइप की गैस है और वो ट्वाइस ऑफ A में कन्वर्ट हो जा रही है। तो आपसे पूछा गया हीट सप्लाइड। बेटा क्वेश्चन को ये कहना चाहिए था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 0 है, क्योंकि बेटा जो मैं हीट सप्लाई करूंगा क्या वो केवल इंटरनल एनर्जी बनाने में खर्च होगी? क्या वो बॉन्ड ब्रेक करने में खर्च नहीं होगी? अगर बेटा बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो मेरी जो एनर्जी गई है उसने केवल इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाई है, उसने बॉन्ड भी तोड़े हैं, है ना। तो बेटा प्यारे बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बेटा चलो अब ये हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये मैं कह सकता हूं कि थोड़ा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है? 0 है। मैं ये अज्यूम कर ले रहा हूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये 0 है ना। मैं ये कह रहा हूं कि निगलेक्टिंग एनर्जी यूज्ड इन ब्रेकिंग बॉन्ड्स, ये मैं मान ले रहा हूं, है ना। अब बेटा इंटरनल एनर्जी चेंज किसके कारण होगी? इंटरनल एनर्जी चेंजेस ओनली फॉर स्मॉल एन मोल्स, क्योंकि बेटा कैपिटल एन माइनस एन तो डायटोमिक थे और डायटोमिक हैं, उनकी जो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। बेटा जो मैंने एनर्जी सप्लाई करी, पूछ रहे हैं हीट सप्लाइड कहां जाएगी? या तो कुछ बॉन्ड तोड़ने में या इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। अब बॉन्ड तोड़ने वाला तो मैं कंसीडर कर ही नहीं सकता, मेरे को ये भी नहीं पता कि कौन सा बॉन्ड है और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 0 है ना। और बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ स्मॉल एन मोल्स हैं खाली जो टूटे हैं, तो n से 1 कितने जाएंगे? 2n बन जाएंगे। तो बेटा जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो इसी स्मॉल n के कारण आएगा, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा? F/2 nRT। तो बेटा F बेटा मोनोटोमिक बन गई गैस, 2n मोल्स हो गए, F कितना हो गया? 3। मोनोटोमिक गैस का बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बेटा? 3 होता है ना। तो बेटा खाली चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही मेरे को निकालना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में कोई एनर्जी नहीं गई, ये अज्यूम करना पड़ेगा। F/2 nRT होती है इंटरनल एनर्जी, जो कि फाइनली क्या हो जाएगी? 3/2 into 2nRT, ये फाइनली हो जाएगी 3/2 into 2nRT, ये फाइनली हो जाएगी। और पहले क्या थी बेटा? 5/2, क्योंकि डायटोमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5/2 nRT। तो बेटा जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा? 6/2 nRT माइनस 5/2 nRT, हाफ nRT लिखा हुआ है बहुत अच्छी राइटिंग में भी, है ना, और मेरी खराब राइटिंग में भी, है ना। तो चलिए बेटा आगे चलेंगे। सॉल्यूशन उसका एक लेंथी सॉल्यूशन मेरे पास था, पर मेरे पास आपका टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है बेटा। बहुत बकवास सा सॉल्यूशन था, है ना, बुकिश टाइप। आइए देखिए, अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूछा है वॉल्यूम को 4 टाइम्स करने का तरीका क्या होगा। बेटा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, प्रेशर को 1/4 करूंगा तो वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाएगी। बेटा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर को 1/4 करने से वॉल्यूम V होता है nRT/P, प्रेशर 1/4 हो गया, टेम्परेचर हुई तो वॉल्यूम क्या होगी? 4 टाइम्स। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया बेटा? करेक्ट, है ना। और बाकी बहुत ही बकवास है ना, आप पढ़ते ही समझ जाएंगे गलत है।
बेटा क्वार्टर दी टेम्परेचर, टेम्परेचर को 1/4 कर दो, प्रेशर कांस्टेंट रखो। अगर प्रेशर वही है और टेम्परेचर को 1/4 कर दो तो वॉल्यूम 1/4 होगी, 4 टाइम्स थोड़ी ना हो जाएगी बेटा। तो बाकी ऐसी बेकार ऑप्शन थे इसी तरीके के। ये देखिए बहुत ही खतरनाक सवाल आपके सामने कह रहे हैं, एक हमको फॉसिल बोन मिली है। क्या मिली बेटा? फॉसिल बोन मिली है, मतलब दबी हुई, मतलब नीचे, मतलब फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं ना बायो वालों को, है ना, इनसे इनको पता लगता है कि वो डायनासोर जैसी कोई चीज भाई दुनिया में पहले हुई थी। तो बेटा कोई फॉसिल बोन मिली है। प्यारे बच्चों, जब हमको फॉसिल बोन मिली है ना, उसमें हमने देखा जो 14 कार्बन टू 12 कार्बन की परसेंटेज है वो जिंदा बोन के कंपैरिजन में 1/16 है। मतलब आधे के आधे के आधे का आधा नहीं आया, आधे के आधे के आधे का आधा नहीं आया। तो बेटा 1/16 का मतलब 1/2 की पावर 4 हुआ ना। इसका मतलब एक हाफ लाइफ में हाफ हो जाता है, 2 हाफ लाइफ में आधे का आधा हो जाता है, 3 हाफ लाइफ में आधे के आधे का आधा हो जाता है, 4 हाफ लाइफ की बात करें और हाफ लाइफ गिवन है, पूछ रहे कितने साल की बोन है, तो बेटा 4 टाइम्स हाफ लाइफ, 4 टाइम्स 5730, मेरे को लगता है बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। 5000 का 4 टाइम्स होता है 20,000, तो 20,000 के आसपास का आंसर है ये है। आप चाहे तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। ये बेटा ये बहुत ही कॉमन मिसकॉन्सेप्ट है। मैं माफी चाहूंगा कि कुछ एक क्वेश्चन थोड़े से गलत आ रहे हैं, पर मेरे पास अभी इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। ये बड़ा मतलब कमाल का ये मिसकॉन्सेप्ट है, काफी सालों से चला आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब ये रिमूव नहीं हो रही है चीजें। आइए देखते हैं। बेटा होता क्या, लोग ये मानते हैं जब तक, मतलब इसमें पूछा गया टेंशन कितनी है, फ्रिक्शन कितने, 8 न्यूटन लगाए, तो बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन जो यहाँ पे होगा म्यू mg से अगर आप देखेंगे 0.5 इंटू 2g से अगर आप देखेंगे तो बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा, 0.5 इंटू 20 कितना आएगा, 10। हमने फोर्स क्या लगाया, 8। तो लोग मानते हैं जब तक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स ना हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा, तब तक टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि लोग मानते हैं टेंशन खिंचाव के कारण आती है। पर बेटा फ्रिक्शन में भी कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आता है, लोग ये बात भूल जाते हैं। तो बेटा जब डिफॉर्म होगा तो उसी टाइम टेंशन जनरेट हो जाएगी। या तो ये मेरे से कहते हैं कि ये वाली जो रस्सी है 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम मास के बीच वाली, वो लटकी हुई है, जबकि ऐसा नहीं दिखा रखा है बेटा। तो बेटा लोग ये कहते हैं, जो सोल्यूशन मैंने दिया है वो वही दिया जो लोग कहते हैं, है ना। काफी सारे लोग एक्चुअली आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन था, है ना, तो इसलिए मतलब ये बेसिकली उस समय से ही मतलब ये डिबेट चालू हुई थी, है ना। काफी जगह पे चीज क्लियर हो गई, लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी हम ना बहुत डीप में जाके चीजों को नहीं देखते हैं। तो बेटा बस मैं आपको ना समझाना एक ही चीज चाह रहा हूं कि अगर ये 2 ब्लॉक्स हैं बेटा, पता है मैं आपको पता क्या कह रहा हूं, अगर मान लो या तो ये कहते हैं ऐसे लटक रही है, तो मैं ये कहता कि जब तक फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं करे, तब तक ये धागा स्ट्रेट नहीं होता, तब तो टेंशन बनेगी नहीं। पर कहीं ऐसा दिखाया है मेरे को, नहीं दिखाया है बेटा। तो प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ही हल्का सा खींचेगा ना बेटा, जैसे ही हल्का सा खींचेगा तो इसमें भी टेंशन आ जाएगी, है ना। तो बेटा फ्रिक्शन भी तुरंत आ जाएगा इस कंडीशन में, 8 फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी तुरंत आ जाएगा और टेंशन भी तुरंत आ जाएगी, है ना। और यही टेंशन जो होगी वो यहाँ वाले फ्रिक्शन के बराबर होगी, इसको F1 कह दो। तो 8 होगा T प्लस F। तो कोई मेरे से कहे एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व करो, देन आई कैन नॉट सॉल्व इट, इसका आंसर हुआ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। इनफैक्ट जो बच्चे मतलब अच्छी जगह पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब टेंशन और फ्रिक्शन बताइए, तो ऑप्शन होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा एक बार। तो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगर कंफ्यूजन रहे तो आप प्लीज कमेंट्स वगैरह में डाल सकते हैं, मैं उस कंफ्यूजन को जरूर दूर करने की कोशिश करूंगा आपके, है ना। अब बेटा व्हेन अगला क्वेश्चन है, कह रहे कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। बेटा ये वीटी ग्राफ्स हैं 4, कह रहे कौन सा पॉसिबल नहीं। बेटा ये बहुत ही सिंपल से तरीके से एक ही टाइम पे बेटा 2 वेलोसिटी तो हो नहीं सकती। यहाँ पर एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी दिखा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, हाँ भाई बढ़ सकती है घट सकती। अरे भाई हमारे पास कोई आ जाए, हम उसको पकड़ के धक्का दे तो वेलोसिटी बढ़ा दें, और अगर जा रहा है ऐसे पकड़ के खींच लें, ताकत हमारे में बहुत है, हम ऐसे पकड़ के खींच के रोक दें, तो बेटा क्या होगा कि हम वेलोसिटी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, है ना बेटा। बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, उठा के नेगेटिव में भी फेंक सकते हैं। तो बेटा कहने का मतलब ये सब तो पॉसिबल है, पर एक ही टाइम पे बेटा 2 वेलोसिटी बेटा कभी नहीं हो सकती। अगर मान लो कोई कहते हैं प्रदीप सर की वेलोसिटी 5i कैप भी और -5i की 5 कैप भी है बेटा एक ही टाइम पे, तो बेटा मजा ही आ जाए, मैं एक ही टाइम पे रिकॉर्डिंग भी कर लूं और एक ही टाइम पे खाना भी खा लूं, है ना। मतलब एक ही टाइम पे बेटा ये 2 वेलोसिटीज पॉसिबल नहीं है, यही गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें बेटा मेरे को कह रहा है कॉर्क के पीसेस हैं, कॉर्क के ब्लॉक्स हैं, बोट में हमने क्या किया बेटा,
बोट में से कॉर्क के ब्लॉक्स निकाल के बाहर फेंक दिए, बोट में से कॉर्क के ब्लॉक्स निकाल के लेक में फेंक दिए, तो लेक का पानी नीचे जाएगा ऊपर आएगा। बेटा देखो अगर ना ये लेक है, मान लो छोटी बना देता हूं क्योंकि बेटा पूरी तो बना भी नहीं पाऊंगा, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है मेरे पास, है ना। लेक जितना बड़ा बोर्ड बेटा दुनिया में किसी के पास नहीं है, ठीक है बेटा। अब बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, बेटा ये बोट है, अगर बेटा सोचो ये ऐसे थी, है ना। अब मैंने बेटा क्या किया, कॉर्क के कुछ पीसेस लाके इसमें डाले, उसके कारण क्या होगा, बोट कुछ नीचे चलेगी, पानी कुछ ऊपर आ जाएगा। अब बेटा अगर मैं ये कॉर्क के पीसेस यहां से निकाल के यहां डालूं, तो बेटा अभी भी उसने क्या किया था, बोट को पुश करके पानी को धकेल के ऊपर कर देते। यहां पर भी जब बेटा ये जाएगा तो पानी को धकेल के ऊपर कर देगा। अपने वेट के अपने आप को बैलेंस करने के लिए ρvg जनरेट किया था बोट को पुश करके। अब भी तो ρvg आ रहा है, ये जो वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस करी अब भी वही करिए, तो बेटा अभी भी उसको वही वॉल्यूम डिस्प्लेस करनी पड़ेगी ताकि वो डूबे नहीं, है ना। बेटा अपने वेट के बराबर ही उसको पॉइंट फोर्स चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो अभी भी उसने उतना ही पुश कर रखा है, इसलिए पानी का लेवल बेटा ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, है ना बेटा। लेकिन अगर कोई कहता हमने यहां से निकाले कॉर्क के पीसेस और निकाल के दुनिया से बाहर फेंक दी, है ना, मतलब लेक से बाहर फेंक दी, तो बेटा क्या होगा, जो पहले दबा रखा था वाटर को अब नहीं दबा रखा। आप समझ लो कि भाई मैंने बाहर से ना, जैसे मान लो कि मैं बहुत मतलब बड़ा राक्षस टाइप हूं और मैंने ऐसे उंगली से बोट को दबा रखा था और मैं उंगली हटा दी, है ना, मतलब जो कॉर्क के पीसेस से निकाल ली, तो बेटा क्या होगा, जो बोट ऊपर आ जाएगी फिर, क्योंकि अब उतना कुछ तो है नहीं, तो बेटा बॉइंट फोर्स अब ज्यादा हो गया तो उसको फेंक देगा ऊपर, तो बोट अगर ऊपर आ जाएगी तो पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, पानी का लेवल नीचे चला जाएगा बच्चों, है ना। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा बेटा, पानी का लेवल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ये क्वेश्चन बी और डी में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है बेटा, है ना। ये आप देख के थोड़ा सा मजा नहीं आता है क्योंकि बेटा ये जाना पहचाना सा ना व्हीटस्टोन ब्रिज खूबसूरत सा नहीं बनाया, काश ऐसे बना के देते तो तुरंत पहचान लेते। और ये तो वही है, हाँ बस ये तार लंबी सी फालतू लगा दी, इसको खींच के रख ले। अच्छा 5 10 10 30, अच्छा ये तो वही चीज आ गई। ओ सॉरी 5 15 और इधर से जाएंगे तो 10 30। ए से पहले क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, हाँ अरे वाह, ए से पहले 10 फिर 30। अरे 5/10 = 15/30। अच्छा यहाँ पे अगर कोई तार लगाएंगे तो इसमें करंट नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BD विल बी 0, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BD विल बी 0, है ना। नेक्स्ट बेटा कह रहे हैं एक बार की बात है भाई, हमको किसी ने परोठा खिलाया और हमको किसी ने कहा रॉकेट को वेलोसिटी दे दो। मैंने कहा कितनी, कहते हैं 2√r, कितनी दे दो, 2√r। हमने दे दी, ये ले भाई। अब फिर पूछते कि भाई क्या होगा रॉकेट का, मैंने कहा अब ये वापस ना आएगा क्योंकि हमने फेंका है। बेटा बात ये नहीं थी मैंने फेंका है, क्योंकि वेलोसिटी 2√rg है बच्चों, है ना। 2√rg बेटा एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, √2rg, है ना बच्चों। वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी √2rg, है ना। तो बेटा एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी है, √2 होता है 1.414, ये है 2, है ना, ये ज्यादा है। तो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा फेंकेंगे तो वापस नहीं आएगा, है ना। द रॉकेट विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ, द रॉकेट विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ, है ना, क्योंकि प्रदीप सर ने फेंका है। क्वेश्चन नंबर 33, ये शानदार देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार देखिए आपके सामने फिगर बनाया गया है ना। अब देखो बेटा, अब बेटा क्वेश्चन तो ये था, ये 2 डिस्क हैं इस तरीके से, ऐसे ये 2 डिस्क हैं और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है और उनके सेंटर की दूरी बेटा 2r है ना बेटा। तो बेटा कैसे करेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दुनिया में सब डिस्क का जानते हैं mr²/2 होता है ना। और डायमीटर के अबाउट भी बच्चा जानता है, Ix और Iy के अबाउट सेम होगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट घुमाओगे तो भी वही काइनेटिक एनर्जी आएगी, दैट इज वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो बेटा Iz तो है mr²/2, Ix प्लस Iy क्या होता है, Iz which is this। तो Ix प्लस Iy Iz होता है और Ix Iy बराबर है, therefore Ix equal to Iy is equal to Iz/2, that is mr²/4। I plus I2i equal to mr²/2। बेटा Ix I है, Iy भी I है, Iy भी I है, Ix भी है, 2i equal to mr²/2। तो I क्या हो जाएगा बेटा, mr²/4। I क्या हो जाएगा बेटा, Ix Iy दोनों बराबर हो जाएंगे mr²/4, है ना। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, अब क्वेश्चन तो ये है कि 2 डिस्क हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। पहले मैं एक डिस्क का बताया था, डबल कर लेंगे, ठीक है बेटा। इसके अबाउट mr²/4 है, तो इसके अबाउट क्या होगा, I equal to IC plus md²। IC क्या है, mr²/4 और md² में d क्या है, r। आ गया बच्चों, तो mr²/4 प्लस mr², तो बेटा क्या आ जाएगा आंसर
5/4 mr², 5/4 mr²। एक डिस्क का तो दो डिस्क का बेटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, mr²/2। मैं फिर बताने की कोशिश करूंगा आपको। ये बेटा डिस्क है, इसके अबाउट बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr²/4। ये तो बहुत ही सिंपल बात है, तो बात समझ में आ सकती है। और r डिस्टेंस पे अगर एक्सेस होगी तो उसके अबाउट बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इसके अबाउट क्या आएगा, IC प्लस md², mr²/4 प्लस mr²। I क्या होता है बेटा, IC प्लस md²। व्हाट इज दिस, दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो IC प्लस md², अगर सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास करती है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC होता है, तो बेटा जो d डिस्टेंस से एक्सिस पास करेगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, IC प्लस md²। तो mr²/4 प्लस mr², 5/4 mr²। एक डिस्क का, पर डिस्क है दो, क्योंकि एक के साथ एक फ्री ऑफर में मिली है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 5/4 mr², दैट इज 5/2 mr²। वो एक्चुअली बेटा हम बोर हो जाते कैमरे से बात करते करते, इसलिए हंस ले रहे, थोड़ी सी मजाक कर ले रहे। आप भी थोड़ा सा हंस लीजिए। अब बेटा कह रहे हैं पंप मोटर को हम यूज कर रहे हैं, है ना, वाटर को फेंकने के लिए। वाटर को फेंकने के लिए मान लो कि हमारे सामने गाय भैंस उनको नहलाना है, यहाँ पे टैंक है, तो दूर तक पानी जा रहा है, यहाँ से धर से फेंक रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे टैंक है। चलिए फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे टैंक ये लो बना दिया टैंक हमने, है ना, और ये लगा दी हमने इसमें पंप, और ये v वेलोसिटी से निकल रहा है पानी। अंदर वेलोसिटी थी 0, बाहर होके आ गई v। अब बेटा फ्लो रेट क्या होता है, एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम बाहर आएगी, a इंटू वी। a एरिया है, अगर v लेंथ बाहर निकलेगी तो वॉल्यूम कितनी बाहर निकलेगी, a इंटू वी। a इंटू वी होता है बेटा वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा मास। तो मास फ्लो रेट हो गया रो ए वी। एक सेकंड में जो मास बाहर आया दैट इज रो ए वी। और उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया बेटा, अंदर थी 0, बाहर हो गया ए वी। तो बेटा रो ए वी हो जाएगा मास फ्लो रेट, है ना, इंटू v माइनस 0। ये क्या आ गया बेटा, चेंज इन मोमेंटम। एक सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आया जिसको हम बोलते हैं फोर्स, फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर, है ना। अब बेटा ये आ गई पावर। अब कह रहे हैं हम मास फ्लो रेट को ट्रिपल करना चाहते हैं। बेटा इसको ट्रिपल करने का तरीका क्या होगा, वेलोसिटी को ट्रिपल करो तो पावर कितने टाइम्स हो जाएगी, पावर प्रोपोर्शनल टू v क्यूब आ गई है। अगर बेटा पावर v क्यूब के प्रोपोर्शनल में आ गई है तो बेटा हम आपको बस इतना कहना चाह रहे हैं, अगर आपको वॉल्यूम फ्लो रेट को डबल करना है, बेटा वॉल्यूम फ्लो रेट को डबल करना है, ट्रिपल करना है। वॉल्यूम फ्लो रेट को आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या रखा है, थ्राइस करना, सॉरी ट्रिपल करना है। तो बेटा ट्रिपल करना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल करने के लिए वेलोसिटी को ट्रिपल करना पड़ेगा, है ना। अगर वेलोसिटी ट्रिपल हो गई तो बेटा पावर कितने टाइम्स चाहिए होगी, v क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो बेटा 3v का क्यूब बन जाएगा, 3 क्यूब टाइम्स हो जाएगी, दैट इज 27 टाइम्स करनी पड़ेगी बेटा पावर। हमको कितने टाइम्स करनी पड़ेगी, अगर मान लो कोई कहता मेरे को मास फ्लो रेट डबल करना है तो 2 क्यूब 8 टाइम्स आ जाता, मास फ्लो रेट 4 टाइम्स करना है तो 4 क्यूब टाइम्स 64 आ जाता। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। ये तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको फोटो से ही बताया हूं क्वेश्चन क्या, ये फोटो है ना, शानदार। 60 किलोग्राम की बॉल है 12 से आ रही है, 50 किलोग्राम की बॉल है 2 से जा रही है। टकराने के बाद 50 किलोग्राम की बॉल 10 से जा रही है, 60 वाली 20 से जा रही है। बताना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बेटा कैसा भी कोलिजन हो, बेटा मेरे प्यारे बच्चों कैसा भी कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्व होता है। 60 into 12 प्लस 50 into 2, ये हो गया बेटा इनिशियल मोमेंटम। 60 into 12 प्लस 50 into 2 बराबर 60 into v प्लस 50 into 10। यहां से आप v निकाल लेंगे बहुत आसानी से। अब बेटा अगर v आपके पास आ गया तो e क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 10 माइनस v, 10 से दूर जा रहा है v से पास आ रहा है, 10 माइनस v। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 दैट इज 10। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया 10 माइनस v और 12 माइनस 2। अब v की वैल्यू ये वाली निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, आप बड़े आराम से आंसर निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। बेटा यहाँ पर पता क्या कह रहे हैं, ये दो बॉल्स हैं सेम हाइट से नीचे आ रही हैं, तो बेटा जब ये रोल करती हुई जा रही है तो ग्रेविटी का वर्क सेम है, फ्रिक्शन तो वर्क कर नहीं रहा है क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है। क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो रुका हुआ है। प्योर रोलिंग मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट रेस्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट रेस्ट। तो प्यारे बच्चों जब ये आ रहा है प्योर रोलिंग करता हुआ, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा ग्रेविटी का वर्क जो है बेटा वो दोनों में सेम है, इसलिए स्पीड दोनों को सेम मिलेगी। हालांकि यहाँ पे हाफ mv² ना कह के मेरे को क्या बोलना चाहिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बाई चांस गलत लिखा गया है ना। तो बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो ग्रेविटी वर्क करेगी बेटा वो सेम करेगी
अगर ग्रेविटी का वर्क सेम होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ना। अब वो अगर जैसी भी चीज है हाफ आई में आई कौन सा लेना होता है जब बेटा रोल करती हुई आती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, दैट इज इसके अबाउट है ना। अगर ये डिस्क है तो क्या हो जाएगा, हाफ आई क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, दैट इज 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और आर ओमेगा को हम कह देंगे वेलोसिटी 3/4 mv स्क्वायर। मैं बेटा आपको बस ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, वर्क सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, स्पीड सेम होगी, पर बेटा जिसका एंगल ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है बेटा वो g sin थीटा अपॉन n+1 होता है। थीटा ज्यादा होगा तो बेटा सब पक्की बात है जल्दी आएगा। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड तो सेम होगी पर टाइम किसको कम लगेगा, जिस केस में एंगल ज्यादा है। स्पीड्स विल बी सेम बट टाइम ऑफ डिसेंट विल बी डिफरेंट। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला तो बहुत ही भयानक क्वेश्चन आ गया बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, phi इक्वल टू mi पे क्वेश्चन है। कह रहे हैं चेंज इन फ्लक्स दिया है, चेंज इन करंट के साथ, जब करंट को हमने चेंज किया है 0.01 एम्पियर से तो फ्लक्स में ये चेंज आया, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है बेटा कितना होगा, phi इक्वल टू mi, d phi इक्वल टू mdi है ना। चेंज इन करंट है 0.01, चेंज इन करंट है 0.01 और चेंज इन फ्लक्स है 0.02, तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल phi इक्वल टू mi पे। कह रहे डिप्लीशन लेयर इज कॉज्ड बाय, ये तो बेटा बच्चा जानता है, हम गांव के किसी भी हमारे बच्चे से पूछ लो बेटा कि डिप्लीशन लेयर किस कारण से बनती है बेटा, तो वो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स के कारण से बनती है। होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं जिसके कारण एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप, तो ये डिफ्यूजन कारण कुछ इधर आ जाते हैं, यहाँ पे आके होल को फिल कर देते हैं, नेगेटिव बन जाता है, पहले दोनों साइड न्यूट्रल थी उधर पॉजिटिव बन जाता है ना। और जो बीच का रीजन होता है वहां पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं रह जाते हैं, है ना, उसी को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। यहाँ नेगेटिव बन जाता है, फिर वो आने वाले नेगेटिव को रोक देता है, फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। और ये जो लेयर है जहां पर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। बनी किस कारण से, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स के कारण से। बेटा हमको कह रखा है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे हैं और हमसे कह रखा है कि पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। तो प्यारे बच्चों देखो ये एक पैरेललोग्राम है, व्हाइट वाला, फील करने की कोशिश करेंगे है ना, और ये उसके डायगोनल है, एक ये और एक ये। अगर बेटा मैं कह रहा हूं कि अगर डायगोनल्स का पैरेललोग्राम बनाएंगे तो उसका एरिया जो है पैरेललोग्राम का डबल होता है। बेटा पता है क्यों कहना चाह रहा हूं ऐसा, आप फील करिएगा। बेटा मेन पैरेललोग्राम ये वाला है, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, व्हाइट वाला। अब बेटा मैंने पता है क्या किया, मैंने इसको उठा के यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने सच में ऐसे ही किया था जब ये मैंने फिगर बनाया था, तो यही चीज इसके पैरेलल यहाँ पे डाल दी। ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, और ये डायगोनल्स का पैरेललोग्राम बन गया। नहीं समझ पाए, मैं फिर से बताता हूँ। ये पैरेललोग्राम है, ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है। ये वाले डायगोनल को मैंने क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ रख दिया, एक डायगोनल दूसरा डायगोनल, और ये बन गया डायगोनल्स का पैरेललोग्राम। ये इसके पैरेलल यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, इसके पैरेलल फिर कॉपी पेस्ट किया, ये डायगोनल्स का पैरेललोग्राम। अगर इसका एरिया ए है तो इसका भी ए होगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का जो बेटा जो डायगोनल्स मीट करते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज इस ट्रायंगल में ये मीडियन हो गया और मीडियन इक्वल एरिया में डिवाइड करता है ना। तो बेटा इसका एरिया ए है तो इसका भी ए 4a। तो जो डायगोनल्स का पैरेललोग्राम है उसका एरिया क्या है, ए 4a, और पैरेललोग्राम का क्या है, ए और ए 2a। दैट इज डायगोनल से जो पैरेललोग्राम बनेगा, डायगोनल्स का जो पैरेललोग्राम बनता है उसका जो एरिया होता है बेटा वो डबल होता है पैरेललोग्राम के एरिया से। अगर डायगोनल्स को लेके मैं एक पैरेललोग्राम बना दूं तो उसका एरिया क्या है, डबल आता है। तो अगर आपको जो डायगोनल्स दे रखे थे उसका आप एरिया कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी, ए और बी वेक्टर से ज्वाइन करने वाले पैरेललोग्राम का एरिया होता है। तो बेटा P क्रॉस Q से डायगोनल्स के पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा। तो बेटा अगर पैरेललोग्राम का चाहिए तो क्या करना होता है, हाफ। आपको याद रखना होगा, अगर हमको पैरेललोग्राम का एरिया अगर मान लो क्वेश्चन में मेरे को दिया है और डायगोनल्स का जो पैरेललोग्राम का, डायगोनल से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया पूछा जाए तो डायगोनल्स के पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेटा, डबल। मैं एक बार आपको बनाने की कोशिश करूंगा बोर्ड पे, हालांकि ये फिगर ड्रॉ करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल रहेगा, मेरे को लगता है। बेटा एक ये है डायगोनल और एक डायगोनल ये है ना। इस वाले डायगोनल को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। कोशिश करिएगा, मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, इसी को पहले पैरेललोग्राम बनाया ताकि पैरेलल तो बन जाए कम से कम। ये एक डायगोनल हो गया, ये दूसरा। अब बेटा फिर मैंने इसके पैरेलल बनाया और फिर मैंने इसके पैरेलल बनाया। अब बेटा ये डायगोनल्स का पैरेललोग्राम हो गया। इसका जो एरिया आएगा, ध्यान से समझिए बेटा, ये थोड़ा सा फिगर चौपट हो गया अपना, ये एक्चुअली आना सामने चाहिए था, थोड़ा टेढ़ा आ गया, कोई बात नहीं, मान लेंगे, है ना। तो बेटा ये जो डायगोनल्स का पैरेललोग्राम था
उसका जो एरिया होगा ना बेटा, इसमें एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, तीन ट्राइंगल, चार ट्राइंगल, 4A, ए, और जो पैरेललोग्राम का एरिया था मेन वो क्या था बेटा 2A। तो डायगोनल्स के पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेटा 4 टाइम्स, क्या होता है बेटा 4A, और पैरेललोग्राम के पैरेललोग्राम का एरिया क्या है बेटा 2A, है ना। तो बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं डायगोनल्स के पैरेललोग्राम का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से डबल होता है। तो इसलिए अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो डायगोनल्स के पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे और उसको हाफ करेंगे। और बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप, फिर आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट लिखते हैं पहले वेक्टर के, फिर दूसरे वेक्टर के, और फिर आई कैप -4 -6, नहीं है समझ में, -4 इंटू -1 -6, तो 4 -6 -2 आ जाएगा। जे कैप का निकालना होता है तो 3 3 9, 9 + 5 14 आ जाएगा। के कैप का निकालना होता है 5 2 10, 10 - 12, 10 - -12 का जाएगा 22, है ना। ये आ गया। अब आपको अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए √a² + b² + c² अपॉन 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो तो आधा होगा। यहां पर बेटा दो बार मैग्नेट्स हैं और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन दैट इज इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक से बेटा न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है r पे, है ना, और एक से 2r पे आ रहा है न्यूट्रल पॉइंट। तो पूछ रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा। प्यारे बच्चों बेटा यहाँ पर ना अगर r पे और 2r पे आ रहा है क्या न्यूट्रल पॉइंट, तो बेटा इसका मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को r डिस्टेंस पे वो कैंसिल कर दे रहा है। और बेटा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे बेटा क्या होती है km वेक्टर -km वेक्टर बाय r³ और मैग्नीट्यूड होता है km बाय r³। अगर यहाँ मेरे पास एक बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, तो यहाँ पर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो इधर को आती है और km/r³ बोल देते हैं। k होता है μ0/4π, km/r³ होती है। तो बेटा अगर मेरे से ये कह रहे हैं एक से r पे और दूसरे से 2r पे कैंसिल हो रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है, तो बेटा अगर एक r पे कैंसिल कर पा रहा है और एक 2r पे, तो बेसिकली एक की r पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दूसरे की 2r पे वही मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि दोनों अर्थ की ही मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर रहे हैं। तो बेटा इसका मतलब एक की r पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दूसरे की 2r पे वही मैग्नेटिक फील्ड है। km1/r³ आएगा और km2/2r³ आएगा, k के कट जाएगा, यहां से m1/m2 क्या आ गया 1:8, क्या आ जाएगा बेटा 1:8, क्योंकि दोनों बेटा अर्थ की ही मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर रहे हैं। अगर न्यूट्रल पॉइंट एक से r पे है और दूसरे से 2r पे है तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगी और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तभी न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है, न्यूट्रल पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। क्वेश्चन नंबर 41 यहां पर कह रहे हैं हमने एक्सरे में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है 20 किलोवोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है बेटा एक्सरे में हमने 20 किलोवोल्ट, ठीक है बेटा। और हमसे कह रहे हैं कि जो मिनिमम वेवलेंथ आएगी वो कितनी आएगी। तो बेटा मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालते हैं बेटा, जो सारी की सारी एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन की वो एक ही फोटोन में कन्वर्ट हो जाए। हमारे पास एक्सरे ट्यूब में होता क्या है, एक्सरे ट्यूब में हमारे पास एक फिलामेंट होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसको बहुत जोर से एक्सेलरेट कराया जाता है कूलिश ट्यूब में और वो जाके यहाँ पे टंगस्टन टारगेट पे टकराते हैं। जो सारी की सारी एनर्जी अगर एक ही फोटोन में निकल जाए तो वही मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन होता है, उसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। तो EV = hc/λmin, EV = hc/λmin। सारी की सारी एनर्जी जो EV जो इलेक्ट्रॉन पे वर्क किया EV वो सारी की सारी एनर्जी एक ही फोटोन में आ गई। उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन नहीं हो सकता, उससे कम वेवलेंथ का नहीं हो सकता। तो EV = hc/λmin कर लेंगे, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है शेडेड एरिया से फ्लक्स बताओ, है ना। ये एरिया जो है आई कैप के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप के डायरेक्शन में, तो E.A में EA cos 0 आएगा और x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का A कह रखा है। तो A पे बेटा फील्ड क्या हो जाएगी E0 आई कैप, तो E0 × A², क्योंकि cos 0 1 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद कह रहे हैं विस्कस फोर्स इज समवट लाइक फ्रिक्शन as it opposes the motion and is a non-conservative force but not exactly। कह रहे हैं exactly ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता exactly? It depends on magnitude of velocity। सही बात है, viscous force velocity पर डिपेंड करता है, इसलिए exactly वैसा नहीं है। It is velocity independent। No, ये बात गलत है। viscous force तो velocity पर डिपेंड करता है। It is temperature dependent while friction is not। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो A और C तो सही हो गए हैं, इस तरीके से डिफरेंट है। It is independent of area। No, विस्कस फोर्स इज ηA V/L, एरिया पे डिपेंडेंट है बेटा। तो कौन कौन सा सही हो गया, A और C के कारण। A और C जो बता रहे हैं इस तरीके से अलग हो रहा है, तो A एंड C स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन 3 इसमें पूछ रहे हैं
स्प्रिंग बैलेंस की क्या रीडिंग आएगी अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है? बेटा रीडिंग आती एम जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव क्या होगा बेटा? जीरो। जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जीरो। आप समझ लो कि यार अगर आपने अपने कंधे पे किसी को बिठा लिया है ना, तो आपको उसका वेट फील होगा, है ना, नॉर्मल फोर्स, वही रीडिंग होती है। जैसे अगर आप किसी को वेइंग मशीन पे बिठाते हैं, कितना कस के पुश कर रहे हैं। अब बेटा सोचो आपने किसी को कंधे पे बिठाया और आप 7वें माले से कूद गए बिठा के, तो अब क्या होगा? वो भी जी से चलना चाह रहा है, आप भी जी से, तो वो पुश थोड़ी ना करेगा आपको, नहीं है ऐसा। तो बेटा आपको क्या फील होगा उस टाइम? उसका वेट फील नहीं होगा, उसका वेट आपको उठाने पे भी फील नहीं होगा, है ना। और उसके बाद आप फील करने लायक बचेंगे, उसके बाद आप फील करने लायक बचेंगे, ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो कि कोई दो लोग हाथ पकड़ के ना भाग रहे हैं घर छोड़ के, है ना, अब दोनों सेम वेलोसिटी से जाना चाहते हो, हाथ में टेंशन नहीं होगी, पर एक तेज जाना चाह रहे हल्के, तो वो एक दूसरे को खींच रहे होंगे, है ना, तो हाथ में टेंशन आएगी। स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग तभी आएगी बेटा, दोनों जी से गिर रहे हैं ना बेटा। अगर आपने किसी को कंधे पे बिठा लिया, आप कूद गए, है ना, या आपने रस्सी पकड़ ली दो लोगों ने और आप कूद गए हवा में, तो बेटा रस्सी में टेंशन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ही जी से जाओगे, तो वो खिंचाव प्रोड्यूस ही नहीं होगा रस्सी में। नहीं आया समझ में? मेरे को लगा प्रोबेबली आ गया होगा। अब बेटा यहां पे कह रहे हैं एक आदमी ने ना पत्थर फेंका 12 मीटर हाइट पे और 12 मीटर पर सेकंड से जाके टकराया। अब कह रहे हैं इफ ही थ्रोज ब्रिक्स सच दैट दे जस्ट रीच दैट हाइट, वो जस्ट वहां पहुंचे पर जाके मतलब वहां पे वेलोसिटी जीरो हो, तो कह रहे हैं कि इस ऐसे करने में कितनी एनर्जी सेव कर लेगा? बेटा पहले mgh प्लस हाफ mv² का खर्चा आ रहा था, हाइट पे पहुंचाने में mgh देनी पड़ रही थी और साथ में वेलोसिटी के लिए हाफ mv²। तो बेटा अब क्या देनी पड़ेगी? अब mgh प्लस हाफ mv² पहले देनी पड़ी, अब खाली mgh देनी पड़ रही है, तो बच कितनी गई एनर्जी? हाफ mv², है ना। कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूं एक बार। पहले जो खर्चा आया था वो हाफ mv² प्लस mgh, क्योंकि h हाइट तो पहुंचानी थी, mgh तो वर्क करना ही था, लेकिन साथ में काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए थी पहले, अब वो नहीं आ रही है, तो बच कितनी गई एनर्जी? हाफ mv²। ये पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है, आप पढ़ सकते हैं। हाफ mv² की बचत हुई हमारी, पहले 192 m थी एनर्जी जो स्पेंट थी, अब 120 m हो गई। बेटा mgh की वैल्यू निकाल रहा हूं, खाली g है बेटा 10 और h बेटा है 12, तो बेटा 10 into 12 कितना हो गया? 120 और m का m आ गया। पहले हाफ mv² v कितना था बेटा? 12, है ना, 12 स्क्वायर 144, 144 by 2 क्या हो जाएगा? 72, है ना, 72 प्लस अभी ये तो निकाला ही मैंने 120, 72 प्लस 120 क्या हो जाएगा? 192 m। अब बेटा बचत कितनी हो गई मेरी? इस केस में मेरी बचत कितनी हो गई बेटा? मेरी बचत हो गई 52, प्रोबेबली 52 हरीश है, ओ सॉरी 120 192, डिफरेंस आया 72, 72 की बचत हुई, तो एनर्जी परसेंटेज ऑफ एनर्जी सेव 72 m अपॉन 192 m इनटू 100, तो 38% आ गया, एंड दिस इज द आंसर, है ना। मैं आपको आइए आखिरी में बस मैं आपको वो एक्सरेज वाला जो क्वेश्चन कराया था उसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इस तरीके की होती है कूलिश ट्यूब, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है एक्सेलरेट होकर यहाँ टकराता है, और वो जो एनर्जी होती है, ज्यादातर एनर्जी तो बेटा हीटिंग में ही चली जाती है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी एक्सरेज में कन्वर्ट होती है। और मेरे को पूछा गया था मिनिमम वेवलेंथ, तो बेटा होता क्या है? ईवी जो एनर्जी हमने सप्लाई करी, जो हमने एनर्जी सप्लाई करी ईवी, जब वो सारी की सारी एनर्जी एक ही फोटोन में कन्वर्ट हो जाती है, तो बेटा उसको हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कट ऑफ वेवलेंथ। मिनिमम एनर्जी जो बेटा बेसिकली सारी की सारी एनर्जी एक ही जब फोटोन में कन्वर्ट हो जाती है, ईवी जो हमने उसको एक्सेलरेट किया, वी था एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जो कि ये दिखा रखा है, आप देखिए ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ये हमने एक्सेलरेट करने के लिए लगाया, और जो हमने वर्क किया ईवी, अगर वो सारी की सारी एनर्जी एक ही फोटोन में कन्वर्ट हो जाए, देन दैट इज नोन एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, है ना। होप यू एंजॉयड द वीडियो। आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़े, है ना। और कोई सजेशन हो तो जरूर आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पर आप लोग मेहनत जारी रखें और खूब मेहनत करते हैं। और भी अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप बता सकते हैं, पर कीप वर्किंग हार्ड, है ना। और नेक्स्ट टाइम से भी एफएसटी इसी तरीके से बिल्कुल टाइम पे पोस्ट हो जाएगा। जैसे ही आप एफएसटी देंगे, फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, तुरंत ही आप पेपर देने के बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ऑल दी बेस्ट, अच्छा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।